चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं वेद सिंह आपका स्वागत करता हूं बीपीएससी उत्कर्ष पर। मेरे सामने बहुत ही शानदार और बेहतरीन छात्र शबनम कुमारी बच्चे प्रणाम, रमेश भीम बच्चे प्रणाम, बच्चे प्रणाम। तो आप सभी दोस्तों को मेरी ओर से प्रणाम दोस्तों, शुभ संध्या। यदुवंशी विजय बच्चे प्रणाम, प्रणाम बच्चे। गुड मॉर्निंग नहीं बच्चे यदुवंशी, अब तो गुड इवनिंग हो गया है ना? अब तो संध्या होगी बच्चे, गुड इवनिंग कहाँ रहा? तो प्रणाम बच्चे प्रणाम। पीहू बच्चे प्रणाम बच्चे, शिवम सार्थक बच्चे प्रणाम, चंद्रकांत पांडे बच्चे प्रणाम बच्चे। तो आप सभी दोस्तों मेरी ओर से प्रणाम, शुभ संध्या दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना? आरती कुमारी बच्चे प्रणाम आपको भी, कृष्ण कुमार खारोर बच्चे प्रणाम, ममता कुमारी बच्चे प्रणाम, आदित्य तिवारी बच्चे प्रणाम बच्चे, गुड इवनिंग। शबनम बच्चे प्रणाम आपको भी। तो आप सभी दोस्तों को मेरी ओर से प्रणाम दोस्तों। जय कृष्णा जी प्रणाम बच्चे, सरफराज हाशिम बच्चे प्रणाम। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? सबसे पहला सवाल मेरा, और ये अगले 3 महीने आप इस सवाल को सुनते रहेंगे डेली क्लास के शुरू होते ही, कि कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आयुष बच्चे प्रणाम बच्चे, शिवम सार्थक बच्चे मस्त, चलो बच्चे बढ़िया है। आशीष बच्चे प्रणाम बच्चे प्रणाम। तो आप सभी दोस्तों को प्रणाम, शुभ संध्या दोस्तों। और दोस्तों चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा था? तो कल हमने पढ़ा था संविधान, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है दोस्तों? तो आपने कहा था सर लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। और सर लोगों का शासन का मतलब क्या है? सर लोगों का शासन का मतलब यह है कि लोग शासन का निर्माण करते हैं, लोग सरकार बनाते हैं। तो अगर लोग दोस्तों सरकार बनाते हैं तो ज्यादा पावर, ज्यादा स्वतंत्रता लोगों के पास होनी चाहिए। मालिक कौन है? लोग हैं। और दोस्तों ज्यादा स्वतंत्रता, ज्यादा अधिकार लोगों के पास कब होंगे? जब सरकार सीमित होगी। क्योंकि अगर सरकार दोस्तों असीमित हो जाएगी तो वो शासन जो है वो लोगों को सीमित कर देगा, वो लोगों की स्वतंत्रता, लोगों के अधिकारों को सीमित कर देगा। ये पढ़ा था आप लोगों ने। तो जरूरी क्या है दोस्तों? तो जरूरी है कि सरकार को सीमित किया जाए। तो सरकार को कैसे सीमित किया जाएगा? तो आपने कहा सर सरकार को सीमित किया जाएगा संविधान बनाकर। और संविधान क्या करता है दोस्तों? तो संविधान सरकार को विभिन्न अंगों में बांट देता है। संविधान जो है वो शासन को विभिन्न अंगों में बांट देता है। एक को कहा जाता है विधायिका, एक को कार्यपालिका, एक को न्यायपालिका। और केवल बांटता ही नहीं बल्कि इनके कामों को भी स्पेसिफाई कर देता है, इनके कामों को भी बांट देता है। विधायिका तुम्हारा काम है कानून बनाना, कार्यपालिका तुम्हारा काम है इस कानून को लागू करना, और न्यायपालिका तुम्हारा काम है उन कानूनों की रक्षा करना, या अगर कोई विवाद होता है तो उनका निपटारा करना। इसे ही हमने कहा था शक्तियों का पृथक्करण या फिर सेपरेशन ऑफ पावर। तो साथ में दोस्तों संविधान जो है वो बैलेंस ऑफ पावर भी करता है, वो शक्तियों में संतुलन भी बनाता है, ताकि कोई अपने काम को बाहर जाकर या अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर काम ना करना शुरू कर दे। ये सारे दो हैं वो आपस में दूसरे को बैलेंस भी करते हैं, संतुलित भी करते हैं दोस्तों। और इसके अलावा संविधान आपको अधिकार भी देता है, और ये जो अधिकार है ये आपको राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं। तो ये आपके राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे कहलाते हैं दोस्तों। ये सब बातें आपने पढ़ी थी। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि लोकतंत्र में हमें एक सीमित सरकार की प्राप्ति होती है, या संवैधानिक सरकार जो है ये सीमित सरकार का निर्माण करती है। इतनी बात क्लियर है दोस्तों। रमेश भीम बच्चे प्रणाम बोला तो प्रणाम मैंने तब तो आपको। सचिन बच्चे प्रणाम, प्रिंस गुप्ता बच्चे गुड इवनिंग बच्चे। तो बताइए इतना मामला दोस्तों क्लियर है आप सभी को? और लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में आपने क्या लिखा था दोस्तों? आपने लिखा था कि सर पहला तो ये सहमति का शासन होगा, रूल ऑफ कंसेंट होगा। दूसरा सर जनता की इच्छा की सरकार होगी। तीसरा सर सहमति चुनाव के माध्यम से ली जाएगी। और चुनाव के माध्यम से क्यों ली जाएगी? क्योंकि आज आप आधुनिक युग में हैं, आज ये प्रूफ हो चुका है कि सभी जो है एक समान है। और अगर हम सभी एक समान हैं तो हम पर कोई रूल कैसे करेगा? कोई दोस्तों देव का दूत तो है नहीं, तो कैसे शासन करने दोगे अपने ऊपर? तो सहमति से। सहमति कैसे दोगे? चुनाव के माध्यम से। और चुनाव के मुद्दे क्या हो सकते हैं दोस्तों? तो चुनाव के मुद्दे हो सकते हैं शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, ये सब क्या है? ये सब चुनाव के मुद्दे होंगे, जो कि दोस्तों तर्कशील मुद्दे हो सकते हैं, या जो तार्किक मुद्दे हो सकते हैं, वे सब यही मुद्दे हैं। और उसके बाद आपने कहा था कि सर बहुमत का शासन है, रूल ऑफ मेजोरिटी है, संविधानवाद की बात होगी। और सर जहां संविधानवाद की बात होगी वहां पर बात होगी किसकी? सीमित सरकार की, यानी कि लिमिटेड गवर्नमेंट की दोस्तों। इतनी बातें आपने कल करी थी। अब आप मुझे बताइए दोस्तों कि मामला पूरा क्लियर है आप लोगों को कल की क्लास का? हाँ भाई आयुष बताओ भाई, सचिन कुमार, रमेश भीम, सभी को मामला क्लियर है? पीहू बच्चे कल ही पढ़ा था ना आप लोगों ने। और दोस्तों ये सारा अगर मामला क्लियर है तो आप एक बात को समझेंगे अब कि सर संविधानवाद क्या होता है। दोस्तों संविधानवाद कह रहे हैं ना आप लोग, संविधानवाद। चलिए आपने एक शब्द कल बहुत गहराई से पढ़ा कि सर संविधान क्या है। तो संविधान लोकतंत्र में आपने देखा दोस्तों 2 शब्द होते हैं दोस्तों। एक संविधान है, इसको हम लोग यहीं पर स्पष्ट कर लेते हैं ताकि आपको आगे फिर दिक्कत ना हो। और दोस्तों एक होता है संविधानवाद। एक क्या है दोस्तों? एक होता है संविधानवाद यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये है दोस्तों
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या फिर संविधानवाद। ठीक है, तो जो चीजें दोस्तों ये दिख रहा है आप लोगों को, संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन ILSM, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या फिर संविधानवाद दोस्तों। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या लगता है आप लोगों के दोनों चीजें सेम हैं या अलग अलग हैं? संविधान और संविधानवाद दोस्तों एक ही होगा या अलग अलग होगा? संविधान और संविधानवाद क्या लगता है आप लोगों को, ये एक ही शब्द है या ये अलग अलग है दोस्तों? बताइए बाबू लोग। आरती कुमारी बच्चे, आदित्य, संजना कुमारी, आयुष सागर, बताओ बच्चा, रमेश भीम, ये एक ही शब्द है या ये अलग अलग हैं? मैं ही पूछ रहा हूं आप लोगों से। तो दोस्तों मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं। जितना ज्यादा आप डिले करेंगे आपके आंसर्स देने में दोस्तों, उतना ही ज्यादा आपका मामला आगे बढ़ेगा। पीहू बोल रही है अलग अलग हैं, शुभम सिंह बोल रहे हैं अलग अलग है। और बताइए बच्चा, रोशन कुमार बच्चे प्रणाम, रोशन कुमार बच्चे प्रणाम बच्चे, आरती बच्चे अलग अलग है, ठीक है। तो प्रिंस गुप्ता कह रहे हैं अलग अलग है, आशीष जैन कह रहे हैं एक ही है, आदित्य तिवारी कह रहे हैं अलग अलग होगा सर, चंद्रकांत पांडे कह रहे हैं अलग अलग है, पूजा कृष्णा सिंह बोल रही हैं गुड इवनिंग बच्चे पूजा, रमेश बच्चे अलग अलग हैं। ठीक है, तो कुछ छात्र तो इसलिए अलग अलग बोल रहे हैं कि सर आपने अलग अलग लिखा है तो अलग अलग होगा, है ना। और कुछ छात्र बोल रहे हैं कि सर संविधान यहां पर भी है, सर संविधान तो यहां तक भी है, तो सर एक ही होगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों का डाउट दूर किए देते हैं। दोस्तों ये दोनों चीजें थोड़ी अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग है दोस्तों, आइए देखते हैं। प्रतिभा बच्चे, अरे आ जाएगा आवाज भाई, तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं दोस्तों, तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं तो आवाज कहीं नहीं आएगी। संविधान एक नियम है, उस नियम का पालन करना संविधानवाद है। ओहो हो मेरे सरफराज, क्या वो कौन सा गाना था वो, अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज भी कातिल में है। तुम्हारा नाम पढ़ के मुझे उस गाने की याद आती है हर बार सरफराज। क्या है वो गाना, क्या है वो, एक है ना, क्या है, देखना है जोर कितना बाज भी कातिल में है, ऐसा कुछ है ना एक वो। जय हिंद बच्चे सलमान राजा। चलिए दोस्तों, संविधान क्या होता है एक बात समझिए। संविधान दोस्तों एक दस्तावेज है। ये क्या दोस्तों, ये शासन चलाने का दस्तावेज है, शासन चलाने का दस्तावेज। ये क्या दोस्तों, ये शासन चलाने का दस्तावेज है। अ डॉक्यूमेंट बाय विच वी कैन रन अ गवर्नमेंट, अ डॉक्यूमेंट बाय विच वी रन द गवर्नमेंट। शासन चलाने का दस्तावेज है दोस्तों ये। अब आप मुझे बताइए कि दुनिया का कोई देश ऐसा होगा जिसमें शासन चलाने का दस्तावेज ना हो? अब मेरी बात को गौर से सुनते चलिए दोस्तों आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सभी ने इस गाने को पूरा किया। सरफरोशी, हाँ सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाँ तो ये सरफराज है ना, तो इसके सरफरोशी की नाम आता है मेरे को, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सही बात है, इसी से नाम याद आया था मेरे को। चलिए तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा संविधान अभी आप लोग अंतर करना चाहते हैं, संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है। अभी आपको यह सब पढ़कर पता चलेगा कि एक्चुअल में अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो संविधानवाद था। लेकिन पहले आप इन दोनों को समझ लीजिए, फिर आप समझेंगे कि क्या पढ़ रहे थे आप अभी तक। इंग्लिश में नहीं संविधान, इंग्लैंड में, अरे वो सब छोड़ो बच्चे, वो कहां है नहीं, वो सब एक अलग बात है, सब कहीं है। दस्तावेज, शासन चलाने का दस्तावेज हर कहीं होगा भाई। आप मुझे बताइए दोस्तों, आप मुझे बताइए कि संविधान जो है, एक तो मैंने क्या कहा था अभी, आपके पास इंग्लैंड कहां से आ गया। मैंने कहा ना, जितना कुछ माइंड में भर के रखोगे उतनी ही दिक्कत तुम फेस करोगे। शुरू कर दिया आप लोगों ने प्रोग्राम अभी से, सर इंग्लैंड में नहीं है संविधान, इंग्लैंड कहां से आ गया। अभी तो आप कुछ और समझना चाह रहे हैं, आप इंग्लैंड लेकर आ रहे हैं। मतलब दोस्तों पहले का शून्य करना बहुत मुश्किल है आप लोगों का। मैं चाहता हूं एकदम कोरा छात्र, इसे ढंग से एकदम ऐसा बनाया जा सके जो बेस्ट हो इस विषय का। ये सब करेंगे तो कोई फायदा नहीं दोस्तों, ठीक है पीहू बच्चे, ध्यान रखना।
तो दोस्तों मैंने आपसे कहा कि संविधान क्या है? संविधान तो शासन चलाने का एक दस्तावेज है। और आप मुझे बताइए कि शासन चलाने का दस्तावेज दुनिया के किस देश में नहीं होगा? क्या नॉर्थ कोरिया में शासन चलाने का दस्तावेज नहीं होगा? ये तो रूल्स है ना भाई, ये तो रूल्स हैं कि ऐसे किया जाएगा, आर्मी को ऐसे किया जाएगा, यहां ये किया जाएगा, वहां वो किया जाएगा, यहां ये किया जाएगा। भाई ये तो संविधान तो क्या है? दस्तावेज है। तो इस दस्तावेज तो दुनिया के हर शासन व्यवस्था में होगा। कोई शासन ऐसा भी है दुनिया में जो मौखिक रूप में चलाया जा सके? सारे नियम जो हैं दिमाग में हो और उसको अपन मौखिक रूप से चलाएं कि अगर ऐसा है तो उसको जानकारी दी जानी चाहिए, अगर ऐसा है तो यहां जाना चाहिए, अगर ऐसा है तो यहां जाना चाहिए, अगर ऐसा है तो यहां। ये सब मौखिक हो सकता है क्या? ये तो लिखित होगा ना, ये तो लिखित होगा। अगर ये किया है तो ये दंड है, अगर ये किया है तो ये दंड है, अगर ये किया है तो ये दंड है। या मौखिक रूप में सारा काम चलेगा? बताइए, नहीं ना। इसका मतलब तो यह है कि सर अगर संविधान तो शासन चलाने का दस्तावेज है तो शासन तो ये दस्तावेज तो दुनिया की हर व्यवस्था में होगा। दुनिया की हर व्यवस्था में शासन होगा। क्या चाइना में नहीं होगा दस्तावेज शासन चलाने का? नॉर्थ कोरिया में नहीं होगा? सऊदी अरब में नहीं होगा? ईरान में नहीं होगा? अमेरिका में नहीं होगा? भारत में नहीं होगा? शासन चलाने का दस्तावेज कहां नहीं होगा? बताइए आप मुझे, बताइए कहां नहीं होगा? ये तो हर कहीं होगा, क्योंकि मौखिक रूप से तो शासन चला नहीं सकता दोस्तों। ओरली तो कोई शासन नहीं चला सकते। देयर शुड बी डॉक्यूमेंट। उसी डॉक्यूमेंट का नाम संविधान है। तो संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो शासन चलाने के लिए अनिवार्य है, या जो शासन चलाता है, जो शासन चलाने का दस्तावेज है। और ये आपने कहा कि सर ये तो सर दुनिया की हर व्यवस्था में होगा। दुनिया की हर व्यवस्था में मौजूद होगा दोस्तों। क्या लोकतंत्र, क्या राजतंत्र, क्या लोकतंत्र, क्या राजतंत्र दोस्तों। अरे हो गया शुभम सिंह बच्चे, आई डोंट नीड एनी टाइप ऑफ डेफिनेशन फ्रॉम योर साइड यार। ये सब संविधानवाद एक राजनीतिक दर्शन है जो कहता है सरकारी शक्ति संविधान। भाई रुक जा, आप जैसे शुभम सिंह ने आंसर दे दिया। एक राजनीतिक दर्शन है जो कहता है कि सरकार की शक्ति एक संविधान द्वारा सीमित होनी चाहिए जो नागरिकों के अधिकारों स्वतंत्रताओं को परिभाषित करे। तो इसी संविधान की बात कर रहा हूं मैं तुमसे। आई डोंट नीड एनी टाइप ऑफ डेफिनेशन फ्रॉम योर साइड। मुझे रटा रटाया या मुझे इस प्रकार का, अगर आपको पता भी है, मुझे पता है कि इसी परिभाषा में जो तुमने दी है लिख के बच्चे, इसी में दो शब्द हैं संविधानवाद और संविधान, और हम उन्हीं का अंतर कर रहे हैं। तो इसको कैसे जस्टिफाई करोगे तुम यहां लाकर, बताओ। इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आई डोंट नीड एनी मगअप डेफिनेशन फ्रॉम योर साइड। एकदम मस्त रह के बैठिए, शांति से एकदम समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपसे बहुत सिंपल सी भाषा में बोल रहा हूं कि भाई संविधान एक शासन चलाने का दस्तावेज है। अभी तुमने जो परिभाषा लिखी है ना, इसको तुम समझ जाओगे, तुम अपने शब्दों में और बेहतर लिख सकते हो शुभम। अभी पता चल जाएगा आपको आधे घंटे में। पहले समझो मेरी बात को। डोंट वेस्ट योर टाइम बाय राइटिंग समथिंग इन द कमेंट बॉक्स। जब मैं पूछूंगा आप तब मुझे आंसर दीजिए, और मेरे आंसर सिर्फ हाँ या ना में होंगे। तो संविधान क्या कहा दोस्तों आपने? संविधान आपने कहा कि साहब संविधान तो शासन चलाने का दस्तावेज है, और दोस्तों ये दस्तावेज तो दुनिया की हर अवस्था में होगा। बिना दस्तावेज के तो कोई शासन चल ही नहीं पाएगा दोस्तों। ठीक है साहब, हो गया सर। लेकिन दोस्तों संविधानवाद आपको दुनिया की हर व्यवस्था में नहीं मिलेगा। यह केवल आपको मिलेगा लोकतंत्र में। कहां मिलेगा? जहां रूल ऑफ द पीपुल्स है। ये दोस्तों आपको मिलेगा केवल लोकतंत्र में, जहां लोगों का शासन है। जहां लोगों का शासन है। संविधान दुनिया की हर अवस्था में है क्योंकि वो तो एक दस्तावेज शासन चलाने का, जबकि संविधानवाद केवल लोकतंत्र में मिलेगा जहां लोगों का शासन है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर संविधान दुनिया की हर व्यवस्था में मिलेगा, अगर संविधान दुनिया की हर व्यवस्था में मिलेगा दोस्तों, तो क्या हर व्यवस्था में मैं तुम्हारी स्वतंत्रता, या मान लेते हैं
तो हर अवस्था में क्या मैं संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित मान लूं? मैंने आपसे कहा कि संविधान अगर दुनिया की हर व्यवस्था में मिलेगा तो क्या मैं जहां जहां संविधान है वहां वहां संविधान की सर्वोच्चता मान सकता हूं? नॉर्थ कोरिया में संविधान तो है, लेकिन संविधान की सर्वोच्चता मान लूं? चाइना में संविधान तो है, लेकिन संविधान की सर्वोच्चता मान लूं? सऊदी अरब में संविधान तो होगा, लेकिन संविधान की सर्वोच्चता मान लूं? ईरान में संविधान तो है, लेकिन क्या मैं वहां संविधान की सर्वोच्चता मान लूं? तालिबान में संविधान तो है, लेकिन क्या मैं संविधान की सर्वोच्चता मान लूं? बताइए आप मुझे। संविधान शासन चलाने का दस्तावेज है, राइट? और ये हर व्यवस्था में मिलेगा, तो क्या मुझे हर व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता भी मिलेगी? बताइए, नहीं मिलेगी ना। सही बात है। तो अगला पॉइंट क्या है कि संविधान के होने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि संविधान की सर्वोच्चता हो। संविधान की सर्वोच्चता हो ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि संविधान तो दुनिया की हर व्यवस्था में है, और हर व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता हो ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। यहां शासक की सर्वोच्चता भी हो सकती है। किसकी? शासक की सर्वोच्चता या धर्म की सर्वोच्चता। ईरान में धर्म की सर्वोच्चता है, नॉर्थ कोरिया में शासक की सर्वोच्चता है। तो संविधान के होने की गारंटी, संविधान के होने की गारंटी संविधान की सर्वोच्चता की गारंटी है? नहीं। लेकिन संविधानवाद में जहां आप देख रहे हैं कि संविधानवाद तो केवल लोकतंत्र में दोस्तों, और लोकतंत्र में लोगों का शासन है, तो यहां पर जो आप संविधान की बात करेंगे, यहां आपको संविधान कहिए या विधि का शासन कहिए, एक ही बात है, विधि का शासन दोस्तों, यहां पर आपको इसकी सर्वोच्चता जरूर मिलेगी, क्योंकि यहां ना धर्म सर्वोच्च है, ना यहां कोई शासक सर्वोच्च। यहां कौन सर्वोच्च है? यहां वो विधि सर्वोच्च है, यहां वो संविधान या वो विधि सर्वोच्च है। लेकिन यहां संविधान की सर्वोच्चता की कोई गारंटी नहीं है, यहां तो शासक की सर्वोच्चता भी हो सकती है दोस्तों। अब दोस्तों अगर यहां शासक की सर्वोच्चता है, अगर मान लेते हैं इस संविधान में आप जो कह रहे हैं कि सर यहां तो शासक की सर्वोच्चता भी हो सकती है, शासक की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द रूलर। यहां दोस्तों आपको पता है कि यहां संविधान की सर्वोच्चता होगी या विधि के शासन, या दोस्तों विधि की सर्वोच्चता होगी, रूल ऑफ द विधि की सर्वोच्चता। तो आप मुझे बताइए कि अगर शासक की सर्वोच्चता होगी तो तुम्हारी स्वतंत्रता की गारंटी है यहां? बताओ। आपने कहा कि सर संविधान तो दस्तावेज है और ये सर शासन को चलाने का दस्तावेज है, और शासन तो दुनिया में हर कहीं है दोस्तों, वो शासन के रूप अलग अलग है, कहीं राजतंत्र है, कहीं लोकतंत्र है, कहीं कोई तंत्र है। तो संविधान के होने का मतलब बिल्कुल नहीं कि संविधान की सर्वोच्चता हो, संविधान के होने का बिल्कुल मतलब नहीं कि शासक, यहां तो शासक की सर्वोच्चता हो सकती है दोस्तों। अब आप मुझे बताइए कि अगर शासक की सर्वोच्चता होगी, जैसे नॉर्थ कोरिया में ले लेते हैं शासक की सर्वोच्चता है, यहां आपकी स्वतंत्रता का क्या हाल है? क्या मैं आपकी स्वतंत्रता की गारंटी मान लूं, संविधान की गारंटी? संविधान का होना आपकी स्वतंत्रता की गारंटी है क्या? बता दीजिए आप मुझे। नहीं। तो यहां स्वतंत्रता दोस्तों ना मिले आपने, जबकि यहां दोस्तों आपकी स्वतंत्रता की गारंटी है। यहां क्या है? यहां पर दोस्तों आपकी स्वतंत्रता की गारंटी है, क्योंकि यहां ना धर्म सर्वोच्च है, ना यहां राजा है कोई, यहां जनता का शासन है, यहां विधि की सर्वोच्चता है। तो अगर विधि की सर्वोच्चता है तो निश्चित रूप से आपकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि हम किस में देख रहे हैं? लोकतंत्र में। लोकतंत्र को मत भूल जाइएगा यहां पर, क्योंकि ये केवल आपको लोकतंत्र में ही मिलेगा।
तो यहां पर आपकी विधि, आपकी क्या है दोस्तों, आपकी स्वतंत्रता यहां पर सुनिश्चित है। तो संविधानवाद का होना आपकी स्वतंत्रता की गारंटी है, संविधानवाद का होना विधि के शासन की सर्वोच्चता की गारंटी है। लेकिन संविधान का होना ना संविधान की सर्वोच्चता की गारंटी है और ना वो स्वतंत्रता की गारंटी है। तो क्या संविधान का होना सीमित शासक के होने की गारंटी है? क्या यहां पर सीमित सरकार मिलेगी आपको, या सीमित सरकार की बजाय सर यहां तो असीमित सरकार भी मिल सकती है सर? क्या संविधान के होने की गारंटी सीमित सरकार होना है? सोच लीजिए आराम आराम से, कोई टेंशन नहीं, अपने को बहुत टाइम अपने पास दोस्तों। बताइए, क्या संविधान के होने की गारंटी शासक के सीमित होने की गारंटी है? क्या संविधान के होने से हम ये मान सकते हैं कि वहां सीमित सरकार ही होगी? भाई नॉर्थ कोरिया में संविधान तो है, शासन चलाने का नॉर्थ कोरिया में दस्तावेज तो है, नॉर्थ कोरिया में शासन चलाने का दस्तावेज तो है, लेकिन क्या मैं ये मान लूं कि इसके चलते वहां का शासन सीमित है? नहीं भाई, वहां तो शासन क्या है, असीमित है। वहां दोस्तों क्या है, वहां शासन असीमित है, वहां तो क्या है, असीमित सरकार है, असीमित सरकार है दोस्तों वहां तो। इसका मतलब है कि संविधान के होने की गारंटी सीमित सरकार होना नहीं है। इसका मतलब संविधान के होने की गारंटी सीमित सरकार का होना नहीं है, असीमित भी हो सकता है और है भी, जबकि यहां दोस्तों आपको सीमित सरकार मिलेगी ही मिलेगी, ये इस बात की गारंटी है। यहां दोस्तों गारंटी नहीं है, यहां नहीं मिलेगी, यहां मिलेगी आपको। ये सीमित सरकार के होने की गारंटी है, क्योंकि आप लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में लोगों का शासन है। तो मतलब दोस्तों संविधान का होना ना संविधान की सर्वोच्चता की गारंटी है, संविधान का होना ना सीमित सरकार होने की गारंटी है, संविधान का होना ना स्वतंत्रता के होने की गारंटी है। तो क्या संविधान का होना अधिकारों के होने की गारंटी है क्या दोस्तों? क्या संविधान का होना अधिकारों के होने की गारंटी है? क्या जहां जहां संविधान है वहां वहां पर आपको अधिकार मिलेंगे ही मिलेंगे? बताइए, बताइए दोस्तों। बताओ भाई। तो अधिकारों की होने की गारंटी दोस्तों यहां पर कोई अधिकार नहीं आपके पास, आलोचना, अलग राय, असहमति, ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको यहां पर। लेकिन यहां दोस्तों जहां संविधानवाद है, यहां दोस्तों आपके पास अधिकारों की गारंटी भी है। आप आलोचनाएं करें, आप असहमति रखें, आप अलग राय रखें, ये सब संविधानवाद में मौजूद है, सब संविधान में नहीं है। सीमित सरकार कैसे मिलेगी आपको यहां पर? सीमित सरकार कैसे मिलेगी? क्योंकि यहां पर अंगों को बांट दिया जाएगा, यहां नहीं बांटा जाएगा, यहां सीमित सरकार नहीं मिलेगी आपको। यहां दोस्तों विधायिका आ जाएगी, यहां कार्यपालिका आ जाएगी, यहां दोस्तों न्यायपालिका आ जाएगी। ये इसी को आपने क्या कहा था सर? इसी को कहा था आपने कि यहां सर शक्तियों का पृथक्करण होगा। यहां क्या होगा? शक्तियों का पृथक्करण होगा। यहां कोई शक्तियों का पृथक्करण नहीं होगा। तो संविधान के होने की गारंटी शक्तियों के पृथक्करण का होना नहीं है दोस्तों, शक्तियों के पृथक्करण का होना नहीं है। जबकि यहां संविधानवाद मतलब शक्तियों का पृथक्करण, शासन को विभिन्न अंगों में बांट दिया जाएगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और केवल बांट दिया जाएगा या फिर यहां पर शक्तियों का संतुलन भी किया जाएगा, यहां पर शक्तियों का संतुलन भी किया जाएगा दोस्तों, यहां पर शक्तियों का संतुलन भी किया जाएगा। बैलेंस ऑफ पावर भी दोस्तों आपको मिलेगा यहां पर, बैलेंस ऑफ पावर। यहां आपको बैलेंस ऑफ पावर भी नहीं मिलने वाला, यहां पर आपको शक्तियों का संतुलन भी नहीं मिलेगा। काय का संतुलन? नॉर्थ कोरिया में काय का संतुलन है? काय का संतुलन नॉर्थ कोरिया में? कोई संतुलन नहीं है, कोई पृथक्करण नहीं है, सब कुछ किम जोंग उन है। वही है विधायिका, वही है कार्यपालिका, वही है न्यायपालिका, कोई पृथक्करण नहीं, कोई संतुलन नहीं, कोई अधिकार नहीं।
क्योंकि सरकार कैसी है, असीमित है। तो ये बताओ मुझे अब आप लोग कि अब तक जो आपने पढ़ा था वो आप संविधान पढ़ रहे थे या संविधानवाद पढ़ रहे थे दोस्तों? बताओ। शिवम सार्थक, शुभम बच्चे बताइए, आयुष सागर, सलमान राजा, ममता कुमारी, अब तक जो आप लोग पढ़ रहे थे वो संविधान था या संविधानवाद था दोस्तों? बताओ बाबू। आप शुभम बच्चे देखो, तुमने जो बात लिखी थी 2-3 लाइन में, वही सब बातें यहां पर आपने समझ के कर ली। ये अंतर है। इसलिए आप इस कक्षा को करने के बाद दोस्तों, पॉलिटी करने के बाद, मेरी गारंटी है कि आपको कभी कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों, और आप अपनी ओर से भी किताब लिख सकते हैं अच्छे से। बच्चे उसको जब हम अंतर करेंगे ना प्रिंस गुप्ता, जब हम अंतर करेंगे तो निश्चित रूप से फिर अंतर तो करना पड़ेगा अब आपको। अब दोनों चीज अगर आप यहां जोड़ देंगे तो यहां पर लिखा तो है मैंने, ये देखो ये लिखा संविधान, ये देखो ये लिखा है। तो हम जो अब तक पढ़ रहे थे, अभी हम तो अब तक पढ़ रहे थे दोस्तों, वो क्या है? वो संविधानवाद है। लेकिन मैंने उसे संविधान कहा था क्योंकि हम उसे लोकतंत्र में पढ़ रहे थे। आज आपने अंतर समझ लिया दोनों में। इसके बाद मैं संविधान ही यूज करूंगा, मैं इसके बाद पूरी क्लास में संविधान ही यूज करूंगा, लेकिन उस संविधान को आप संविधानवाद मान के चलेंगे क्योंकि हम उसे लोकतंत्र में पढ़ रहे हैं। यहां पर हमने अंतर करना था, हमने अंतर कर दिया। लेकिन संविधान जब मैं कह रहा हूं आपसे तो उसका मतलब ही होता है कि हम लोकतंत्र में उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो वो संविधान नहीं संविधानवाद की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां चूंकि हमने अंतर करने का प्रयास किया तो हमने अंतर करके देख लिया कि सर संविधान के होने की गारंटी तो इनमें से कुछ भी नहीं है। लेकिन हां सर, जो बात हम देख रहे हैं वो संविधानवाद में है, और संविधानवाद में आप संविधान कहेंगे तो भी उसका मतलब संविधानवाद ही होता है, क्योंकि आप किसमें अध्ययन कर रहे हैं? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसीलिए मैं इसे संविधान कह रहा था। लेकिन अंतरात्मा में वो क्या है? वो संविधानवाद है दोस्तों। मेरी बात समझ में आई? तो ये अंतर करने के लिए हमने अंतर किया है। अब अगली हर क्लास में मैं संविधान ही कहूंगा तो आप उसे संविधानवाद ही लेकर चलेंगे, क्योंकि भारत जैसे देशों में संविधानवाद काम करता है। संविधान तो दस्तावेज शासन चलाने का, भाई संविधान तो दोस्तों शासन चलाने का एक दस्तावेज है, और वो तो हर व्यवस्था में मिलेगा। लेकिन संविधानवाद दोस्तों, विधि का शासन आपको हर व्यवस्था में नहीं मिलेगा, ये केवल आपको लोकतंत्र में मिलेगा। तो जब मैं अब संविधान कहूंगा तो उसका मतलब संविधान ही है, संविधानवाद ही है। ये केवल अंतर किया है आपने। मेरी बात स्पष्ट हुई कि नहीं हुई आप लोगों को? बताइए, मेरी बात स्पष्ट हुई है दोस्तों, नहीं हुई? बताइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं ना, हम जब बात करें लोकतंत्र की, तो इसमें मैं संविधान कहूं या संविधानवाद कहूं, एक ही बात है। हमने अंतर इसलिए किया क्योंकि हमें एक बार अंतर करके देखना था कि क्या सही में संविधान अन्य व्यवस्थाओं में भी इसी प्रकार से काम करता है। तो इसका उत्तर है नहीं। हर व्यवस्था में संविधान संविधानवाद की तरह काम नहीं करता है। प्रिंस हो गया क्लियर तुम्हारा? शुभम गुप्ता, शुभम सिंह, सबका क्लियर है अभी मामला? तो अगर क्लियर है तो अब एक सवाल लिखिए, एक सवाल लिखिए दोस्तों। संविधान और संविधानवाद में अंतर स्पष्ट करें। संविधान और संविधानवाद में, संविधान और संविधानवाद में अंतर स्पष्ट करें। डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंस बिटवीन, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? संविधान और संविधानवाद में अंतर स्पष्ट करें। ये सारे पॉइंट लिख लिए आपने जो बोर्ड पर लिखे हुए थे। इन सब बातों को कॉपी पर उतार लीजिए, इन सब बातों को तो कॉपी पर उतार लीजिए फटाफट से। उस उतारिए फटाफट से। लिख लिया आपने बोर्ड पर लिखी हुई हर बात? तो अब मैं संविधान ही कहूंगा, आप संविधान समझ जाइएगा कि संविधानवाद की बात करें, क्योंकि हम लोकतंत्र में उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में संविधान संविधानवाद एक ही है। हाँ, लेकिन अन्य व्यवस्थाओं में संविधान संविधानवाद के समक्ष नहीं दोस्तों। नोट कर लिए? अब सुन लीजिए, ये सवाल बीपीएससी में पूछा गया सवाल है।
ये सवाल बीपीएससी में पूछा था दोस्तों, मेंस में पूछा गया सवाल था ये, राइट। ये सवाल बीपीएससी मेंस में आया था। चलिए दोस्तों, तो अब आते हैं वापस से ट्रैक पर, और ट्रैक पर दोस्तों आते हैं उसके पहले आएंगे सलमान, मैंने आपसे, मैं डेली कहूँ आपसे कि कहाँ भेजेंगे, अभी आप लिखने का प्रयास कीजिए जो लिख रहे हैं आप लोग। मैं फाइनली आपसे पीडीएफ मंगा लूंगा, जो संभव रास्ते हो सकते हैं, टेलीग्राम पर मान लीजिए, या मान लीजिए और कोई माध्यम हो सकता है मेरे पास, तो मैं वहाँ मंगा लूंगा। अभी आप केवल लिखने का प्रयास करें, जो कंटेंट आपको मिला है ना, उस कंटेंट को केवल अभी पन्ने पर उतारने का प्रयास करें। मैंने कल भी बताया था आपसे, मैंने परसों बताया था आपसे चीज़, डेली आप मुझसे पूछेंगे, मैं खुद ही एक दिन क्लास में आऊँगा और आपसे बताऊँगा कि अब आपने जो लिखा है अब आप मुझे पीडीएफ फॉर्म में भेज दीजिए, ठीक है। मैं खुद ही बताऊंगा आप लोगों को, सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। तो दोस्तों, ये है संविधान और संविधानवाद। आएगा बच्चा, शिवम सार्थक सब कुछ आएगा, एकदम एक ही क्लास सब कुछ नहीं करना है। पॉलिटी खत्म करने में आज भी खत्म कर दूं, क्या फायदा जब कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। दोस्तों थोड़ा सब्र कर लें आप लोग, थोड़ा सा सब्र करें। आज चौथा दिन है आपके क्लास का। कौन सा दिन है? चौथा दिन। 4th डे पर आपने 4 मेंस के सवाल लिखे हैं अभी तक, 4th डे पर। तो पहले तो आप लिखना सीखिए, बेस्ट फॉर्मेटिंग, वो फॉर्मेटिंग सब करेंगे, उस पर सब कुछ करेंगे ना। फल की चिंता मत करना, प्रिंस भी कह रहे हैं कर्म करो अभी फिलहाल, फल की चिंता मत करो, बहुत बेस्ट होगा। किए ना आपने सवाल अच्छे लेवल के, अभी समझ बनाइए, अभी समझ बनाइए। कई बार कंटेंट एक क्लास में नहीं मिलता है, कंटेंट आपको फर्दर क्लासेस में भी मिलता चला जाएगा। तो जितना ज़्यादा बेहतर कंटेंट हमारे पास होगा उतना अच्छा हमारा मेंस होगा। अभी 4 दिन में आपको लगता है सारा कंटेंट आपके पास आ गया? संभव नहीं है दोस्तों। अभी इनको आप और फिनिशअप करेंगे आगे चलकर, और चीज़ें मिलेंगी आपको भी, तो ठीक है। बस पढ़ते रहिए भी दोस्तों। फिलहाल अभी चौथे दिन दोस्तों आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं, मतलब तो दोस्तों ये संविधान, तो मैं फिर से याद दिलाऊं आप लोगों को, संविधान शासन अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि सर संविधान क्या करता है। अब मैं फिर से संविधान पर आ रहा हूं, मतलब संविधानवाद की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोकतंत्र के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो लोकतंत्र है, लोगों का शासन है, और लोगों का शासन है तो भाई सीधी सी बात है, लोगों ने सरकार बनाई है, तो सरकार कम पावरफुल हो, लोगों के पास अधिक शक्ति हो, वो कब होगी? जब सरकार सीमित होगी। सरकार को सीमित कैसे करेंगे? सरकार को सीमित करेंगे संविधान के माध्यम से। संविधान क्या करता है? संविधान शक्तियों का पृथक्करण करता है, सेपरेशन पावर करता है। और इसके अलावा एक सुनो, पानी नहीं है, ठीक है। तो संविधान क्या करता है दोस्तों? शक्तियों को पृथक करता है, इसके अलावा शक्तियों में संतुलन करता है, और साथ में क्या करता है? अधिकार देता है, जो सरकार को सीमित करता है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको भी संविधान चाहिए कि नहीं चाहिए अपने लिए? जब संविधान की इतनी उपयोगिता है, इतना यूटिलिटी है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन का, सो आपको संविधान चाहिए कि नहीं चाहिए? आप भी तो लोकतंत्र में है ना, आपका भी तो शासन है ना, आपको भी तो शासन को सीमित करना है ना। और सीमित कैसे किया जाएगा? संविधान के माध्यम से। संविधान कैसे करेगा? शक्तियों को पृथक कर देगा, शक्तियों को संतुलित कर देगा, अधिकार दे देगा। तब आप मुझे बताओ बाबू लोग, आपको भी संविधान चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ भाई बताओ, शिवम, आदित्य बच्चे बताओ, सलमान राजा, आपको भी संविधान चाहिए कि नहीं चाहिए? जब संविधान इतना काम का है दोस्तों, जो हमको पावरफुल बनाता है, हमको अधिकार देता है, सरकारों को सीमित करता है, तो मेरा पूछना आपसे यह है कि आपको संविधान चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई दीजिए आंसर, संविधान चाहिए कि नहीं चाहिए? रोशन जी कह रहे हैं चाहिए सर, प्रतिभा जी कह रहे हैं सब कहिए भाई चाहिए, सब कहिए चाहिए। चाहिए चाहिए, तो आओ लेकर आते हैं संविधान दोस्तों। पीयू बच्चे मैंने बोला, तो अब मैं संविधान बोल रहा हूं तो संविधानवाद को मान के चलो आप उसके अंदर, है ना। तो दोस्तों आइए फिर संविधान को लेकर आते हैं। फिर अब शुरू करते हैं दोस्तों आपकी संविधान की जर्नी को। तो डालिए टॉपिक, सब भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। करते हैं, संविधान लेकर आते हैं दोस्तों। अब जब आप सबकी इतनी दोस्तों, अब अगर आप सबकी इतनी मांग है तो संविधान को लाया जाएगा। तो लिखिए टॉपिक नंबर 1, संविधान का ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, या फिर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। अब दोस्तों हम संविधान के विकास को पढ़ने वाले हैं कि कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है। संविधान का ऐतिहासिक विकास। लक्ष्मीकांत शुरू करता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, लेकिन आपका अभी नहीं आएगा रेगुलेटिंग एक्ट, आपकी आज की क्लास और कल की क्लास के बाद आएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों, तो आप लक्ष्मीकांत से कितना आगे से पढ़ रहे हैं अब आप इस बात को फील कर रहे होंगे। लक्ष्मीकांत 1773 से शुरू करेगा जब तक आपकी 6 क्लास हो चुकी होंगी। इज इट क्लियर? तो दोस्तों, संविधान का ऐतिहासिक विकास या फिर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब यहां से अपना एक टॉपिक शुरू हो रहा है, राइट। इस टॉपिक में जब आप एंटर कर रहे हैं तो मैं आपको पहले ही कुछ सूचना दे दूं। आपको लगेगा कि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअल में इतिहास नहीं पढ़ रहे होंगे, आप इतिहास में से पॉलिटी को बाहर निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो अभी आपको लग सकता है कि सर हम तो हिस्ट्री में तैर रहे हैं, हम तो सर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि आप हिस्ट्री यहां भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हिस्ट्री पॉलिटी को निकालने वाली हिस्ट्री है। और जो हिस्ट्री आप वहां पढ़ेंगे, जो मास्टर पढ़ाएंगे आपके इतिहास के, वो आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको 2 बार पढ़ना मौका मिल जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसे हिस्ट्री का फेज आ रहा है अभी आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इतिहास में से निकला है ना अपना मामला। तो ऐसा दोस्तों, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास की अगर हम बात करें तो इस विकास की जर्नी शुरू होती है 1600 की। अगर हम बात करें ब्रिटिश चार्टर 1600 से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं दोस्तों। आपको यह पता है, आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे कि मैंने कल भी बताया था आपसे, परसों भी, कि दोस्तों बहुत सारे जो आप देखते हैं आधुनिक युग आता है, मॉडर्न एज आता है, और मॉडर्न एज में आप देखते हैं कि किस प्रकार से वैज्ञानिक क्रांतियां हो रही हैं, विज्ञान आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से दोस्तों अब जो कई सारी यूरोपीय शक्तियां हैं वो सब दुनिया भर में फैलेंगी व्यापार करने के लिए। इज इट क्लियर? वो जो दुनिया भर में जाएंगी, व्यापार करेंगी, व्यापार से लाभ कमाएंगी। मैंने आपसे कल भी कहा था कि अब क्या है, मॉडर्न एज है, और मॉडर्न एज मतलब दोस्तों आधुनिक युग, वैज्ञानिक क्रांति, विज्ञान मतलब व्यापारी वर्ग दोस्तों पैदा अब यूरोप में हो रहे हैं, वो दुनिया भर में जाएंगे, वहां व्यापार करेंगे, कारोबार करेंगे। ये वही दौर है। लेकिन क्या व्यापार कारोबार 15वीं 16वीं शताब्दी में ही हुआ था, या दोस्तों उससे भी पहले से व्यापार चला आ रहा है? मेरा सवाल आपसे ये है। ये जो हमने अभी कल परसों बात की थी, जब हम देख रहे थे कि कैसे राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ हम लोग आगे बढ़े, कैसे आधुनिक युग आता है, कैसे वैज्ञानिक क्रांतियां होती हैं, कैसे किस प्रकार से व्यापारी वर्ग आया, किस प्रकार से ट्रेड आगे बढ़ा, दुनिया भर में फैले हैं ये लोग। तो मेरा सवाल ये है कि ये तो आपने कहा कि सर ये तो 15वीं 16वीं शताब्दी है, 15th-16th सेंचुरी है, लेकिन क्या व्यापार केवल 15वीं 16वीं शताब्दी से ही शुरू हुआ है, या इससे भी अतीत से है दोस्तों व्यापार? तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, बताइए दोस्तों। इसके अगला क्वेश्चंस का आंसर लिखवाएगा ना सर? किसके अगला क्वेश्चन दोस्तों? अभी फिलहाल सब छोड़ दो यार, कोई क्वेश्चन तुम सुन लो, मेरी बात को समझो। जब मैं कोई पढ़ाना शुरू कर दो सब छोड़ छाड़ दिया करो आप लोग। जितना करवाया उसका सब मैंने आंसर लिखवाई दिया आप लोगों को, पहले से ही चला आ रहा है। एग्जैक्टली यशवंत जी, तो पहले से चला आ रहा है। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे दोस्तों कि हड़प्पा काल से हमारा दोस्तों व्यापार चला आ रहा है। जब आप दोस्तों मेसोपोटामिया का शासक था खारगोन, मेसोपोटामिया के शासक खारगोन की जो अभिलेख थे दोस्तों, उन अभिलेखों से पता चलता है, उसके अभिलेखों में ये उसने लिखा है कि मेलुआ के व्यापारी हमारे यहां व्यापार करने आते थे। मेलुआ जो आज सिंध है दोस्तों, इस सिंध का ही नाम था पहले मेलुआ। मेलुआ के व्यापारी हमारे यहां व्यापार करने आया करते थे। ये मेसोपोटामिया के शासक के अभिलेखों से दोस्तों ये पता चलता है। इसके अलावा कई सारे भारत में ऐसे तट रहे हैं दोस्तों, तट मतलब कोस्टल एरियाज, जहां से भारत रोम व्यापार के साक्ष्य मिले हैं, रोमन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। अरिकमेडु तट की बात कर लीजिए, फुहा तट की बात कर लीजिए, तोंडी, मजरिस, ये कई सारे तट हैं जहां पर आपको विदेशी व्यापार के साक्ष्य मिलेंगे।
इसका मतलब दोस्तों ये है कि व्यापार बहुत पुराना है, ये आज का नहीं है। लेकिन जो हम बात कर रहे थे 2 दिन पहले, ये आधुनिक युग की बात थी, ये थी मॉडर्न एज की बात, जिस समय एक नया वर्ग सामने आ रहा है और वो था व्यापारी वर्ग। और अब ये चाहेगा क्या करना, ये पूरे यूरोप से बाहर निकल के चाहेगा कि पूरी दुनिया में जाएं, व्यापार किया जाए, अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए। और इसी क्रम में दोस्तों बहुत सारी यूरोपीय शक्तियां भारत में आती हैं। इसी क्रम में बहुत सारी यूरोपीय शक्तियां दोस्तों, कौन सी यूरोपीय शक्तियां जो हैं ये भारत में आती हैं, जिसमें से पुर्तगाल भी है दोस्तों, जिसमें से पुर्तगाल भी है, इसमें डच भी हैं, इसमें फ्रांसीसी भी हैं दोस्तों, इसमें फ्रांसीसी भी हैं, फ्रेंच भी हैं, और दोस्तों इन्हीं में है अंग्रेज। ये आए तो थे भारत में व्यापार का उद्देश्य लेकर, लेकिन समय के साथ इन्होंने जब यहां देखा कि यहां तो अवसर है, यहां तो अवसर है शासन करने का, तो समय के साथ दोस्तों इन्होंने यहां पर शासन की स्थापना करी। सबसे पहले आने वाले कौन थे, तो पुर्तगाली थे दोस्तों। 1498 में कलिकट में आके उन्होंने अपनी बस्ती बसाई थी, और काम क्या था, मसालों का व्यापार करना। आगे चलकर दोस्तों अगर हम बात करें तो आते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों गठन हुआ था 1602 में, और ये भारत में आई थी 1605 में। और 1605 में दोस्तों इसने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में, कहां पर, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में आके अपनी पहली बस्ती बसाई थी, मसूलीपट्टनम में। ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये एक पूरी तरीके से सरकारी कंपनी थी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा। ये क्या थी, ये पूरी तरीके से सरकारी कंपनी थी, मतलब सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी थी। सरकार ही इसे निर्देश देती थी, जो भी काम करना है ये सरकार से पूछ के करती थी। यहां कोई युद्ध करना है, कोई संधि करनी है, कोई दुर्ग बनाना है, तो ये सब जो है ये सब सरकार से पूछा करती थी, क्योंकि सरकार की कंपनी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख काम क्या था, तो वो भी यहां पर व्यापार करने आई थी। जैसे पुर्तगाली आए थे मसालों का व्यापार करने, वैसे डच भी आए दोस्तों, इन्होंने भी मसालों का व्यापार किया, लेकिन इन्होंने साथ में कपड़ों के व्यापार पर भी बल दिया, वस्त्र व्यापार पर भी दोस्तों बल दिया। तो ये जहां दोस्तों, ये जहां मसालों के व्यापार से जुड़े थे, ये जहां मसालों के व्यापार से जुड़े थे, इन्होंने दोस्तों क्या किया, इन्होंने मसाले के साथ साथ में वस्त्र को भी प्रमुख वस्तु के रूप में निर्मित किया, निर्यात करने के लिए। और इन डचों ने अपना प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया था, किसको, भाटविया। किसको, भाटविया। और भाटविया का आज जो नाम है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। ये सब बातें आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इतिहास में, हम केवल अपना जो पॉलिटिकल सेक्शन है वो निकालने वाले हैं यहां से, तो थोड़ी बहुत जानकारी आप देख लीजिए इसके बारे में। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा कि पुर्तगाली आए व्यापार करने मसालों का, मसाले का व्यापार कर रहे हैं। अच्छा, पुर्तगालियों के बारे में खास बात यह दोस्तों कि पुर्तगाली सबसे पहले आने वाले यूरोपीय थे भारत में, और सबसे अंतिम में कौन गया है, तो सबसे अंतिम में पुर्तगाली गए हैं। इनसे हमने गोवा छुड़वाया, अपना गोवा दमन दीव इनसे छुड़वाया है। तो सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली, और सबसे अंत में कौन गया भारत छोड़कर, पुर्तगाली। 61 के आसपास गए हैं भारत छोड़कर, ये पढ़ेंगे ये भी अब आगे चलकर। तो दोस्तों मैंने कहा आप लोगों से कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है 1602 में, इसका ये भारत आती है 1605 में, और इसने अपना व्यापारिक केंद्र बनाया कहां पर, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में। भारत की बात कर रहा हूं मैं आपसे। उद्देश्य क्या था, मसाले और वस्त्र का व्यापार करना, और इन्होंने अपना प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो है वो भाटविया यानी कि इंडोनेशिया में स्थापित किया। इनकी शक्ति को, डचों की शक्ति को सीमित कैसे किया दोस्तों इन अंग्रेजों ने, तो डचों की शक्ति को सीमित किया अंग्रेजों ने कैसे, डचों की शक्ति को सीमित किया अंग्रेजों ने वेदरा के युद्ध के माध्यम, कैसे, वेदरा के युद्ध के माध्यम से, या फिर बैटल ऑफ वेदरा, बैटल ऑफ वेदरा के माध्यम से। बैटल ऑफ वेदरा जो हुआ था 1759 में, इसके माध्यम से इन अंग्रेजों ने इनको सीमित किया, डचों को। 2-3 बातों को लिख लीजिए अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें, ताकि आप ये लगे कि सर आप तो सर कहानी सुनाए जा रहे हैं, कुछ लिखवा नहीं रहे। लिख लीजिए कुछ बातों को, ताकि फिर मैं आपको आगे समझा सकूं बातों को। लिख लीजिए। इसमें लिखिए, ये सब तो आपकी कॉपी पर होना चाहिए। मैंने कहा ना, आपकी जो जो चीजें बोर्ड पर हैं ये तो दोस्तों आपकी कॉपी पर होनी चाहिए। पहले तो ये लिख लीजिए जो जो बातें
बोर्ड पे लिखी हुई हैं। फटाफट लिख लीजिए दोस्तों और लिख के बताइएगा हो गया है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया दोस्तों? चलिए, अगर हो गया है फिर आगे सब अब लिख लीजिए। इसको लिखिए दोस्तों आप लोग। पहले डालिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी डाल दीजिए पहले, और इसमें लिखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। जिसने 1605 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपनी बस्ती बसाई या बस्ती की स्थापना करी। जिसने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम से 1605 में अपनी बस्ती की स्थापना करी। ये एक सरकारी कंपनी थी। ये एक सरकारी कंपनी थी। ये एक सरकारी कंपनी थी। जिसका नियंत्रण सरकार के हाथ में था। इट वॉज एन गवर्नमेंट कंपनी विच इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। इसीलिए इन्हें कोई भी संधि या युद्ध करने से पूर्व सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती थी। सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती थी। ठीक है दोस्तों, और एक पॉइंट में डाल दीजिए लास्ट में, इन्हें अंग्रेजों द्वारा 1759 के वेदरा के युद्ध के माध्यम से, या ऐसे कीजिए, इनकी शक्ति को अंग्रेजों द्वारा 1759 के वेदरा के युद्ध के माध्यम से सीमित किया गया। इनकी शक्ति को 1759 के वेदरा के युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा सीमित किया गया। मतलब दोस्तों मान लीजिए ऐसा कि बहुत सारी यूरोपीय शक्तियां भारत में हैं, लेकिन अब इन सब को सीमित करती जाएगी कौन?
ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज। तो जिसकी शुरुआत आप कर रहे हैं कि पहले डच आए, अब डचों को सीमित कैसे किया, 1759 के वेदरा के युद्ध के माध्यम से। अब दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो फ्रांसीसी जो हैं दोस्तों, फ्रांसीसी भी भारत में व्यापार के उद्देश्य से ही आए थे। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। अगर हम बात करें दोस्तों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। और इसमें श्रेय जाता है दोस्तों लुई 14वां उस समय शासक हुआ करता था फ्रांस में, और उस लुई 14वें का जो वित्त मंत्री था उसका नाम था कोलबर्ट। उस कोलबर्ट के प्रयासों से दोस्तों, उस कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। कोलबर्ट ने समझाया अपने राजा को कि राजा साहब ऐसा है, ये जो दौर है ये आधुनिक दौर है, इसमें व्यापार करना बहुत जरूरी है वरना पिछड़ जाएंगे। व्यापार है तो पैसा है, पैसा है तो सेना है, सेना है तो हथियार है, हथियार है, सेना है तो नया राज्य हम जीत सकते हैं। अब सब देखिए, ब्रिटेन भी जा रहा है, डच भी जा रहे हैं, जितने पुर्तगाली भी जा रहे हैं, और हम ठंडे पड़े हुए हैं, तो हमें भी तो व्यापार करना चाहिए। तो इसने, इसके प्रयासों से दोस्तों ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1664 में। और दोस्तों 1668 में, 1668 में इसने अपनी पहली बस्ती बसाई सूरत में। और आगे चलकर 1673 में दोस्तों इसने अपनी बस्ती बसाई कहां पर, पौंडीचेरी में। कहां पर, पौंडीचेरी। पहले सूरत में आए दोस्तों, फिर कहां पर आए, फिर आए लोग पौंडीचेरी में। क्लियर है। और इन कर्नाटक, सॉरी ये जो फ्रांसीसी थे दोस्तों, इनकी शक्ति को इन अंग्रेजों ने कैसे सीमित किया, इनकी शक्ति को इन अंग्रेजों ने सीमित किया कार्नेटिक वॉर के माध्यम से, या जिसको आप लोग कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं। कर्नाटक युद्ध के माध्यम से ये 3 युद्ध हुए थे दोस्तों, कर्नाटक युद्ध, जिसको आप लोग कार्नेटिक वॉर के नाम से भी जानते हैं, कार्नेटिक वॉर या फिर कर्नाटक युद्ध दोस्तों। इसके माध्यम से इन अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की पावर को सीमित किया। हमारा उद्देश्य ये सब पढ़ना नहीं है, मैंने भी आपसे कहा था, बस एक बैकग्राउंड तैयार हो रहा है कि आपको ये रहे कि अंग्रेजों से पहले भी कुछ पावर्स हैं जो आई थी। जैसे मैंने कहा डच है दोस्तों, डच की बात कर लें तो डच 1602 में आई थी, मतलब 1602 में बनी थी, 1605 में भारत आई। अब उसको सीमित किया गया 1759 के युद्ध के माध्यम से, वेदरा का युद्ध। फिर दोस्तों फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, 1664 में बनी थी, कोलबर्ट के प्रयासों से भारत में 68 में आई। पहले कहां पर आई, सूरत में, फिर कहां पर आई 1673 में, ये दोस्तों पांडिचेरी में आई। और इनकी शक्तियों को सीमित किया अंग्रेजों ने कैसे, कार्नेटिक युद्ध के माध्यम से या कर्नाटक युद्ध के माध्यम से दोस्तों। और अब आते हैं जो हमें पढ़ना है, और वो है दोस्तों अंग्रेज। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों 1600 के चार्टर के माध्यम से हुई थी। अच्छा एक और बात, ये भी जो ये कंपनी थी ना, ये भी सरकारी कंपनी थी। ये भी उसमें क्या थी, ये भी एक सरकारी कंपनी थी, मतलब इस पर भी सरकार का नियंत्रण था। ये भी सरकार से पूछकर ही यहां पर कोई दुर्ग बनाना है, कोई संधि करनी है, कोई समझौता करना है, युद्ध करना है, सब सरकार से पूछ के किया करती थी। तो डच कंपनी भी सरकारी थी, ये भी सरकारी कंपनी थी। और अब दोस्तों वो कंपनी आएगी जो आई तो थी व्यापार करने भारत में, लेकिन दोस्तों आगे चलकर उसने भारत को अपना गुलाम बना लिया, उसने भारत पर रूल किया, और इसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये बनी थी 1600 के चार्टर के माध्यम से, 1600 का चार्टर या फिर चार्टर ऑफ 1600, 1600 का चार्टर। चार्टर मतलब काइंड ऑफ एक्ट मान लीजिए, एक्ट के माध्यम से। और जब ये बनी थी दोस्तों 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसको शुरुआत में 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए इसको व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था। क्या दिया गया था, व्यापारिक एकाधिकार, यानी कि ट्रेड मोनोपोली, कि आप जाइए और एशिया में जाकर व्यापार कीजिए और आपके पास व्यापारिक एकाधिकार है, यू आर हैविंग ट्रेड मोनोपोली। तो शुरुआत में इस ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था, लेकिन आगे चलकर दोस्तों 1609 में ही, 15 के लिए दिया गया था, लेकिन 1609 में ही जेम्स फर्स्ट के द्वारा, जेम्स प्रथम जो कि उस समय शासक था ब्रिटेन का, जेम्स प्रथम द्वारा दोस्तों क्या किया गया, इस शासन को अनिश्चित, इस व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए दोस्तों बढ़ा दिया गया, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, कि जब तक मन करे तब तक तुम वहां पर व्यापारिक एकाधिकार रखो, यानी कि ट्रेड मोनोपोली रखो। और मैं आपको अभी बता देता हूं
कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में बनी है, जिसको 15 सालों के लिए पहले दिया गया था व्यापारिक एक अधिकार और आगे चलकर 1609 में जिसे बढ़ा दिया गया अनिश्चित काल के लिए, इस ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहेगा 1857 तक। कब तक? 1857 तक दोस्तों। 57 तक शासन था इसका, इससे लेकर इस तक 257 साल। इसके बाद दोस्तों इसे खत्म किया जाएगा 1873 में इस अधिनियम के माध्यम से। ये सब आएंगे रास्ते में, पढ़ते चलेंगे आप लोग, सारे अधिनियम पढ़ने आप लोगों ने, ये सारे अधिनियम आपके रास्ते में आने वाले हैं। तो सोच के देखिए 273 साल दोस्तों। हालांकि शासन तो इसका 257 साल ही था, लेकिन खत्म इसे किया गया 1873 के अधिनियम के आधार पर 1874 में। यह है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1600 में। शुरुआत में इसे 15 वर्षों का व्यापारिक एक अधिकार दिया गया, लेकिन आगे चलकर जेम्स प्रथम द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। क्लियर है? अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये अनुमति पाकर भारत आती है। शुरुआत में जब दोस्तों ये भारत में आई तो 1608 में इसने आकर अपनी बस्ती बसाई थी सूरत में, 1608 में। लेकिन दोस्तों दिक्कत ये थी कि इसका 1608 में जब ये भारत आई दोस्तों, जब ये भारत आई 1608 में, तो उस समय इसका कुछ पंगा हुआ था यहाँ पर आकर। किससे? जो यहाँ का जहांगीर शासक था, उस समय जहांगीर था भारत का शासक। तो जहांगीर से कुछ पंगा हुआ तो इनको वापस जाना पड़ा था 1608 में। और उसके बाद दोस्तों उससे सांठ गांठ करके बात करके फाइनली उसके बाद ये 1613 में फिर भारत आते हैं और अपनी पहली स्थायी बस्ती बसाते हैं सूरत में। इसके अलावा 1639 में दोस्तों ये मद्रास को कंट्रोल करते हैं। मद्रास जो प्रोविंस था, मद्रास जो प्रांत था, उसे कंट्रोल करते हैं। और दोस्तों मद्रास में इन्होंने 1687 में नगर निगम की स्थापना करी। किसकी? नगर निगम की स्थापना। ये कुछ फैक्ट्स हैं, लिखते चलिए आप लोग साथ साथ में, बाकी जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे आप इन सब चीजों को। लेकिन यहां ध्यान रखिए 1608 में ये आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आई दोस्तों 1608 में, और आगे चलकर मतलब इनका विवाद हुआ भारत में जहांगीर से और इन्हें वापस जाना पड़ा था छोड़कर। लेकिन फिर ये आए 1613 में और सूरत में इन्होंने अपनी पहली स्थायी बस्ती बसाई। 1639 में 1639 में इन्होंने क्या किया? मद्रास को कंट्रोल किया, मद्रास पर नियंत्रण किया। और उसी मद्रास पर इन्होंने 1687 में बनाया क्या? नगर निगम की स्थापना करी। तो पहला नगर निगम जो भारत में बना था वो मद्रास में बना था 1687 में। इस सवाल कई बार सवाल एग्जाम में पूछ लेता है इतिहास वाले कॉर्नर में। तो पहली बार नगर निगम कहां बना दोस्तों? मद्रास में बना था। कब बना था? 1687 में। किसने बनाया था? अंग्रेजों ने। इसके अलावा दोस्तों क्या हुआ? इसी दौर की बात है 1698 में 1698 में दोस्तों अजीमुशान। कौन? अजीमुशान या मुशान। ये जो था दोस्तों ये हुआ करता था बंगाल का सूबेदार। ये दोस्तों था बंगाल का सूबेदार। इसने क्या किया? इस अजीमुशान ने क्या किया दोस्तों? अजीमुशान ने एक अंग्रेज अधिकारी था, नाम था उसका जॉब चॉरनॉक। क्या था? जॉब चॉरनॉक। इस जॉब चॉरनॉक को दोस्तों इस अजीमुशान ने क्या किया? बंगाल के 3 क्षेत्र सौंप दिए। और ये 3 क्षेत्र थे, एक था सूतानदी, एक था कोलिकाता और दोस्तों एक था गोविंदपुर। ये 3 क्षेत्र जो है दोस्तों जॉब चॉरनॉक को सौंप दिए, कोलिकाता, गोविंदपुर और आपका सूतानदी। और जॉब चॉरनॉक ने इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर बनाया फोर्ट विलियम। क्या बनाया दोस्तों? इनको मिलाकर बनाया फोर्ट विलियम, जो कि वर्तमान कलकत्ता है। फोर्ट विलियम नाम था उसका, फोर्ट विलियम जो बनाया था जॉब चॉरनॉक द्वारा। अब ये अजीमुशान कौन है दोस्तों? आपने कभी इतिहास पढ़ा होगा या आप जब पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। सर हमें अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर भारतीय संविधान का विकास कब हुआ। आएगा ना भाई, संविधान का विकास कब हुआ इसके लिए टाइप करना जरूरी नहीं है, इसके लिए बैठकर सुनना बहुत जरूरी है। मैंने अभी आपसे कहा था कि लगेगा आपको इतिहास पढ़ रहे हैं आप लोग, इतिहास पढ़ रहे हैं आप लोग, लेकिन इसका उद्देश्य यह है कि आप इसमें से अपनी व्यवस्था निकालेंगे, है ना। तो हड़बड़ाइए नहीं, टाइप नहीं कीजिए, जो चीज़ बोर्ड पर लिखी जा रही है उसे लिखते चलिए।
बस मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अभी आप यूरोपियों का आगमन देख रहे हैं कि भारत में किस प्रकार से यूरोपीय आए थे और किस प्रकार से उन्होंने अपने पैर जमाए। जैसे मैंने कहा आपसे, डच आए, डचों ने अपनी कंपनी बनाई, व्यापार के उद्देश्य से आए थे। फ्रांस आया, फ्रांस भी व्यापार के उद्देश्य से आया था। उनको कैसे सीमित किया अंग्रेजों ने? तो किसी को वेदरा के युद्ध के माध्यम से सीमित किया, किसी को दोस्तों कार्नेटिक वॉर के माध्यम से सीमित किया। और अब ये जब पूरी तरीके से भारत में फैलेंगे तो किस प्रकार से साम्राज्य स्थापित करेंगे, तो यही लोग लेकर आएंगे वो एक्ट्स भी। तो थोड़ा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है, मैंने अभी आपसे कहा था, सब्र कीजिए। तो दोस्तों ये जो क्षेत्र हैं, अभी आप देखिए किस प्रकार से हमारे वाले क्षेत्र देना शुरू कर रहे हैं। ये हमारे शासक हैं। यजीमुशान कौन है? यजीमुशान का औरंगजेब का पोता है। औरंगजेब के 3 बेटे थे, एक था दोस्तों मोहम्मद मुअज्जम, एक मोहम्मद आजम और एक काम बख्श। मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और एक काम बख्श था दोस्तों। जब औरंगजेब मरा 1707 में, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में दोस्तों। जब औरंगजेब मरा 1707 में दोस्तों, तो उसके इन 3 बेटों में युद्ध हुआ सत्ता को लेकर, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और काम बख्श में। और मोहम्मद मुअज्जम सबसे बड़ा था, उसने अपने दोनों भाइयों को मार दिया और वो बना मुगल सम्राट। और उस मोहम्मद मुअज्जम के, जिसने बहादुर शाह प्रथम की उपाधि भी धारण की थी, उस दोस्तों मोहम्मद मुअज्जम ने, उसके 4 बेटे थे मोहम्मद मुअज्जम के। एक था आपका अजीमुशान, एक रफीउस्सान, एक जहांदार शाह, एक जहान शाह। इन 4 बेटों में युद्ध शुरू हुआ और इनमें शासक बना कौन? जो सबसे बड़ा बेटा था वो था जहांदार शाह, वो बना तो शासक। लेकिन उस जहांदार शाह को इस अजीमुशान के बेटे ने मार दिया, जिसका नाम था फर्रुखशियर। ये सब बातें आप इतिहास में पढ़ेंगे। तो हम अभी फिलहाल काफी सारी चीजों के साथ देख रहे हैं, इसलिए आपको दिक्कत हो रही होगी। फैक्चुअल डाटा है ना, अभी आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, कुछ समय के अंदर आप लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे, परेशान नहीं होइए। कुछ डाटा है जो मुझे लेकर चलना है आपके साथ में, क्योंकि शॉर्टकट दोस्तों मैं मारने दूंगा नहीं। शॉर्टकट मारने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सवाल कहीं से भी आ सकता है, सवाल तो कहीं से भी आ सकता है। तो आप चाहें कि सर 1773 से शुरू कर दो, तो क्या फायदा उस चीज को पढ़ने का? 1773 क्यों आया ये समझ में आए तो मजा भी आए। अब लक्ष्मीकांत में छात्र क्या करता है? 1773 को रटना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने रटने का स्कोप बना दिया। वो 1773 आया क्यों था, मैं आपको उसकी चर्चा कर रहा हूं कि 1773 आया क्यों, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। और कमेंट छोड़कर आप सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान देंगे तो शायद से समझने का प्रयास अच्छा होगा। तो दोस्तों ये अजीमुशान कौन है? ये अजीमुशान कोई और नहीं, ये अजीमुशान औरंगजेब का पोता था और ये था बंगाल का सूबेदार। ये था दोस्तों बंगाल का सूबेदार। और इसने क्या किया? इसने अंग्रेज अधिकारी को ये 3 क्षेत्र दे दिए बंगाल के, और इन 3 क्षेत्रों को उसने मिलाया और क्या बनाया? कलकत्ता। तो आज का जो कलकत्ता है उसका नाम फोर्ट विलियम था। वो किसने बनाया था? वो बनाया था जॉब चॉर्नोक ने। मैं ये कह रहा था आपसे। और दोस्तों इस प्रकार से इन अंग्रेजों ने बंगाल को कंट्रोल करना शुरू किया, बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। और दोस्तों बंगाल पर नियंत्रण करने का कारण क्या है? अगर हम बात करें कि सर बंगाल पर नियंत्रण क्यों किया गया, तो इसके प्रमुख कारण क्या थे? इसका प्रमुख कारण था कि बंगाल संपन्न था दोस्तों। क्या था? संपन्न था भौतिक रूप से, पैसे वाला प्रांत था। इसके अलावा वहां दोस्तों उर्वर भूमि थी, मतलब फर्टाइल लैंड। बंगाल दोस्तों भरा हुआ है खनिज संसाधनों से, खनिज संसाधनों की प्रचुरता दोस्तों, खनिज संसाधन है वहां पर, और साथ में नदियों की पर्याप्तता है, वहां दोस्तों नदियां हैं। इसके अलावा समुद्री तट है दोस्तों, मतलब व्यापार करने के लिए सबसे उपयुक्त अगर कोई स्थान था तो वो था बंगाल। और इसीलिए इन अंग्रेजों ने बंगाल को कैप्चर किया। कैसे? अभी आप देखेंगे उस चीज को। लेकिन बंगाल ही क्यों? इसका कारण क्या है? संपन्न प्रांत, उर्वर भूमि, नदियों की पर्याप्तता, खनिज संसाधनों में भरा हुआ बंगाल, और साथ में दोस्तों समुद्री तट। व्यापार के लिए सारी पर्याप्त जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो मौजूद थी बंगाल में। और इसीलिए दोस्तों उन्होंने बंगाल को टारगेट किया, बंगाल से अपना काम शुरू किया। लेकिन दोस्तों अब हम देखते हैं कि बंगाल का शासन कैसा था उस समय, तब समझेंगे कि अंग्रेजों ने बंगाल को कंट्रोल किया कैसे। दोस्तों अगर हम बात करें बंगाल के शासन की, तो बंगाल में दोस्तों अगर हम बात करें औरंगजेब के काल की, तो बंगाल का शासन कुछ इस प्रकार का था कि बंगाल में एक हुआ करता था सूबेदार, जिसकी मैंने अभी बात करी आपसे। एक दोस्तों होता था सूबेदार, और दोस्तों एक होता था दीवान। दीवान और सूबेदार। दीवान का मामला क्या था दोस्तों, और सूबेदार का काम क्या था?
सूबेदार जो है दोस्तों, वे सारे मामले देखता था, सैन्य असैन्य ये सब जो मामले थे वो सारे कौन देखता था, सैनिक वगैरह के जो मामले थे वो सब देखता था सूबेदार। सैनिक मामले, असैनिक मामले, जो राजनीतिक मामले हैं बंगाल प्रांत के, वो सब मामले सूबेदार देखा करता था। जबकि उसी प्रांत के जो वित्तीय मामले हैं, राजस्व के मामले हैं, पैसे वैसे का लेन देन है या टैक्स वगैरह का लेन देन है, ये देखता था दीवान। ये स्ट्रक्चर था 1700 तक, जब तक कि औरंगजेब चल रहा था। ये बंगाल का स्ट्रक्चर था। सूबेदार कौन था दोस्तों, तो सूबेदार हुआ करता था वही मैंने अभी आपसे कहा, अजीमुशान। अजीमुशान, और अजीमुशान कौन है, ये दोस्तों औरंगजेब का पोता है। और दीवान हुआ करता था इस समय तक मुर्शिद कुली खान। कौन था दोस्तों, ये था आपका मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान जो था ये दीवान था, मतलब ये राजस्व और वित्तीय संबंधी मामले देखता था। और सूबेदार जो था दोस्तों ये देखता था आपके सैन्य असैनिक मामले, जो था अजीमुशान। अब ये अजीमुशान आपको पता है कि ये औरंगजेब का पोता है, तो ये ज्यादातर रहा करता था दिल्ली दरबार में ही। ये ज्यादातर दिल्ली दरबार में ही रहा करता था। तो वैसे होल्ड वहां पर मुर्शिद कुली खान का था, लेकिन पोस्ट वहां सूबेदार की भी थी, जो एक्चुअल में कौन था, वो एक मुगल रक्त था या मुगल खून था, नाम था अजीमुशान। लेकिन जब दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु होती है और जब फर्रुखशियर बनता है सम्राट, तो उसने फर्रुखशियर ने क्या किया दोस्तों, फर्रुखशियर ने सूबेदारी और दीवानी ये दोनों दे दी किसको, ये दोनों दे दिया मुर्शिद कुली खान को। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे कहा दोस्तों औरंगजेब के काल तक क्या था, स्ट्रक्चर ऐसा था कि सूबेदार कौन होगा, ये अजीमुशान है, जो कौन है, जो एक्चुअल में मुगल रक्त है, मुगल खून है, और इसीलिए ज्यादातर कहां रहा करता था, दिल्ली दरबार में रहा करता था। और दीवान कौन था, मुर्शिद कुली खान था। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आगे चलकर औरंगजेब की मृत्यु होती है, जब फर्रुखशियर राजा बनता है, जब फर्रुखशियर सम्राट बनता है दोस्तों, तो फर्रुखशियर क्या करेगा, फर्रुखशियर ये करेगा कि फर्रुखशियर सूबेदारी और दीवानी दोनों ही मामले दे देगा मुर्शिद कुली खान को। और जैसे ही दोस्तों मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार और दीवान दोनों बनाया जाता है, वहीं से दोस्तों मुर्शिद कुली खान क्या करेगा, मुर्शिद कुली खान अब बंगाल को दिल्ली से काटना शुरू कर देगा। मुर्शिद कुली खान अब क्या करेगा, बंगाल को दिल्ली से काटना शुरू कर देगा, क्योंकि सारी पावर जो है अब वो मुर्शिद कुली खान के हाथ में आ चुकी थी। भाई अब तक तो सूबेदार भी है साथ में, और सूबेदार कौन है, वो मुगल सम्राट के खानदान से है, और ये दीवान है। तो अभी तो समस्या थी दोस्तों, अभी तो क्या थी, अभी तो समस्या थी। लेकिन अब क्या होगा, अब ये होगा कि फर्रुखशियर बोलेगा कि भाई मुर्शिद कुली खान तुम ही हो, तुम ही पूरा बंगाल संभालो। और जैसे ही फर्रुखशियर कहेगा कि तुम ही पूरा बंगाल संभालो, तुम ही सूबेदार हो, तुम ही दीवान हो, दोस्तों इतना करने पर ही अब क्या, मुर्शिद कुली खान दिल्ली से काटना शुरू करेगा बंगाल को। और यहीं से दोस्तों बंगाल में शुरू होगा नवाबों का चलन। दोस्तों क्या शुरू होगा, बंगाल में नवाब दोस्तों शुरू होंगे, नवाब। तो इस नवाबी चलन को शुरू किसने किया था, मुर्शिद कुली खान ने किया था। दिल्ली से काट दिया, बंगाल को काटना शुरू कर दिया। और दोस्तों यहां पर क्या शुरू किया, नवाबी चलन शुरू किया। तो यहां पर अब नवाब बनना शुरू होंगे, कहां, बंगाल में। तो जो पहला नवाब था वो कौन था दोस्तों, बंगाल का जो पहला नवाब था वो कौन था, तो वो था मुर्शिद कुली खान। कौन था, मुर्शिद कुली खान था। और दोस्तों इस मुर्शिद कुली खान ने क्या किया दोस्तों, इस मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी शिफ्ट करी मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान ने, इसने रूल किया 1700 से लेकर 1727 तक, 1727 तक रूल किया दोस्तों। ठीक है शुभम बच्चे, मैं ध्यान दूंगा इसका, शुभम बच्चे मैं ध्यान दूंगा इसका। दोस्तों 1727 में इसकी मृत्यु हो गई, मुर्शिद कुली खान की 1727 में मृत्यु हो गई। और अब इसके बाद इसका जो जवाई था वो शासक बनता है। मुर्शिद कुली खान का दोस्तों जो जवाई था उसका नाम था शुजाउद्दीन। क्या था दोस्तों, उसका नाम था शुजाउद्दीन। ये दोस्तों इसका दामाद था, ये शासक बनता है। ये दोस्तों 1727 से लेकर 1727 से 1739 तक रूल करेगा। फिर दोस्तों एक साल के लिए इसका बेटा आएगा, इसका नाम था सरफराज आता दोस्तों। और सरफराज जो है दोस्तों ये रूल करेगा 1739 से 1740 तक, मतलब एक साल ये रूल करेगा। और ये रूल कर ही रहा था सरफराज बंगाल के नवाब के रूप में, कि तभी इसको एक व्यक्ति चुनौती देता है, युद्ध की चुनौती, और उस व्यक्ति का नाम था अलीवर्दी खान।
उस व्यक्ति का नाम क्या था दोस्तों? उस व्यक्ति का नाम था अली वर्दी खान। वो इसको चुनौती देता है कि भाई तुम्हें अगर नवाब बने रहना है तो तुम मुझसे युद्ध करो, जो जीतेगा वो नवाब बनेगा दोस्तों। अब इसने क्या किया दोस्तों? इसने एक तरीके से कहा जाए तो अपने आप झगड़ा मोल ले लिया। शांति से अपना रूल करता तो नहीं, बोले ठीक है साहब हम भी तुम्हारे साथ युद्ध कर लेंगे, क्या ऐसी बात है। और दोस्तों युद्ध में क्या किया? युद्ध में अली वर्दी खान ने इसको हरा दिया और अगला नवाब बन के बैठा कौन? अगला नवाब बना दोस्तों बंगाल का अली वर्दी खान। कौन बना? अली वर्दी खान बना दोस्तों। अली वर्दी खान ने रूल किया लगभग 1740 से लेकर 1756 तक, लगभग 16 साल जो था ये अली वर्दी खान का रूल था। अली वर्दी खान जो था ये था नवाब बंगाल का। अच्छा, एक काम मैं ऐसा करूं आपके लिए कि मैं आपको पीडीएफ दे दूं मान लीजिए, तो कैसा रहेगा? एक छोटा सा मैं यहां पॉज ले रहा हूं थोड़ा सा आपके लिए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से? देखिए, हमारा उद्देश्य हिस्ट्री पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी। हमारा उद्देश्य केवल यहां से अपनी पॉलिटी निकाल कर आगे बढ़ जाना है। लेकिन फिर भी मान लो आपको लगता है सर थोड़ा सा सर हमें चाहिए कुछ, और मुझे मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग ये सब बातें लिख रहे होंगे बोर्ड पर, जो लिख रहा हूं मैं, कम से कम इतनी बातें आपके पास होनी चाहिए। ये सेम बात आप इतिहास में भी पढ़ेंगे, वो सब पढ़ाएंगे आपके इतिहास वाले टीचर। लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आप लोगों को कुछ पीडीएफ दे दूंगा, कुछ पीडीएफ, और वो पीडीएफ मेरी ओर से आपके लिए गिफ्ट रहेगा। वो संस्था की ओर से कोई आपको किया गया कमिटमेंट नहीं है, और ना मैं कमिटमेंट कर रहा हूं। इट इज टोटली अप टू यू, ये आप पर रहेगा। आपका बैच कैसा बिहेव करता है, उस बिहेवियर के आधार पर मैं आपको पीडीएफ दूंगा, और उस पीडीएफ में मैं जो बात कहता हूं, मैं जो कर रहा हूं, वो सब चीजें आपको सब मिल जाएंगी उस पीडीएफ में। बहुत इजी रहेगी वो पीडीएफ आपके लिए। लेकिन हाँ कृष्णा बच्चे, मैं समझाऊंगा। एक तो आप लोग मेरी बात को समझते कम है, इंटरप्रेट ज्यादा करते हैं अपनी ओर से। अब कृष्णा जी कह रहे सर पीडीएफ मत दीजिए, समझाइए। तो मैंने ऐसा कब कहा कि मैं समझाऊंगा नहीं बच्चे? मैंने ये तो बिल्कुल कहा नहीं कि मैं समझाऊंगा नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं जो मैं कर रहा हूं मैं करता रहूंगा, लेकिन फिर भी कुछ छात्रों को लगता है कि सर हार्डकोर कुछ तो होना चाहिए हमारे पास। तो उन छात्रों के लिए मैं कह रहा हूं कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप परेशान ना हो। लेकिन ये कमिटमेंट नहीं है, तो इस आधार पर आप दावा नहीं कर सकते सर ने कहा था कम पीडीएफ देंगे। ये इस बैच की शालीनता पर है, ये इस बैच के बिहेवियर पर है। आप जितना अच्छा बिहेव करेंगे आपको उतनी जल्दी पीडीएफ मिलेगी। लेकिन पीडीएफ आपको टॉपिक के खत्म होने के बाद ही मिलेगी। कभी भी कोई पीडीएफ आपको टॉपिक के शुरू होने से पहले या बीच में नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले आपका उद्देश्य केवल और केवल समझना होना चाहिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि फ्रेम बनना बहुत जरूरी है। पीडीएफ आज नहीं, वो वैसे भी 10 दिन के बाद ही मिलेगी। जब ये टॉपिक खत्म होगा वो तब भी मिलेगी आपको पीडीएफ भी। लेकिन हाँ ये है कि जितनी बातें मैं करता हूं वो सब बातें आपको वहां मिल जाएंगी, और वो एक किताब की तरह ही है, लेकिन वो बहुत बेस्ट लैंग्वेज में लिखी गई पीडीएफ से। वो मेरे खुद के ही नोट्स एक तरीके से जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थोड़ा समय उसके लिए आपको लगेगा। तो अब यहां वापस आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है? तो परेशान नहीं होना कि सर हम नहीं लिख पाए या हमने सर ऐसा कर दिया। जो लिखवाने वाली चीज है वो मैं लिखवाऊंगा। एक्चुअल में ये सब आप इतिहास में भी पढ़ेंगे, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूं आप लोगों को, केवल आप समझा के आगे बढ़ जा रहा हूं मैं, ठीक है? अरे नहीं बच्चे, कृष्णा कुमार एक तो आप लोग सॉरी बहुत बोलते हैं जी, डोंट बी सॉरी, मैं समझ गया बच्चे उस चीज को। लेकिन समझाना मेरी प्राथमिकता है, लिखवाना सेकेंडरी प्राथमिकता है। और अगर पीडीएफ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ दोस्तों, बोर्ड पर जो बात लिखी हुई है इससे कॉम्प्रोमाइज कभी मत कीजिएगा। बोर्ड पर जो बात है वो आपने करनी ही करनी दोस्तों, ठीक है? तो मैं फिर से याद दिलाता हूं दोस्तों, मैंने क्या पढ़ाया आपको अभी तक। दोस्तों बंगाल पर कंट्रोल किया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा। कैसे किया जाएगा? तो मैंने कहा दोस्तों आप लोगों से कि हुआ ये कि बंगाल को क्यों किया गया। पहली बात तो बंगाल दोस्तों इसलिए किया गया क्योंकि मैंने कहा खनिज संसाधन बहुत सारे हैं, और आज भी दोस्तों बंगाल में आपको पता ही है नदियां भी बहुत सारी हैं, तटीय क्षेत्र है बड़ा सा, उसके पास उर्वर भूमि है, फर्टाइल लैंड है दोस्तों, संपन्नता आज भी उसके पास है। तो दोस्तों अब ऐसे में उसे टारगेट किया जा रहा है। और कैसे किया जा रहा है? तो पहले तो वहां की शासन व्यवस्था आपने समझी कि औरंगजेब तक क्या था दोस्तों। औरंगजेब के काल तक दोस्तों ये था, औरंगजेब के काल तक ऐसा, हाँ बच्चे बस शिवम ऐसा कर लो, तुमसे बेस्ट कोई भी नहीं होगा, ऐसा कर लीजिए आप, बस आप मेरी उंगली पकड़ के चलते रहिए, आपसे बेस्ट कुछ भी नहीं है, मेरी गारंटी है ना। कोई संस्था का बच्चा या कोई भी दोस्तों आ जाए फिर आपके सामने, सुनते रहिए आप मेरी बात, सिर्फ समझते रहिए। तो दोस्तों यहां पर अब होगा क्या, 1700 तक मतलब औरंगजेब के काल तक तो ऐसा था कि भाई बंगाल के जो शासन है वो इस प्रकार से था कि एक जो है सूबेदार है, एक दीवान रहेगा। सूबेदार जो सारे मामले देखेगा, सैन्य मामले हैं, राजनीतिक मामले हैं, खाने पीने के मामले हैं, और जो दीवान है दोस्तों वो मुंशी टाइप का काम करेगा दोस्तों। मुंशी टाइप मतलब
ऐसा काम कि भाई वित्तीय मामले, रस मामले हैं, वो देखने वाला आदमी है ये। तो अभी दोनों अलग अलग हैं। अभी जो सूबेदार है वो कौन है? वो अजीम उशान है, जो कि एक तरीके से मुगल सम्राट का ही परिवार का बंदा है। एक दोस्तों मुर्शिद कुली खान है। लेकिन मैंने कहा जब फर्रुखशियर राजा बनेगा, शासक बनेगा, तो फर्रुखशियर क्या करेगा? वो मुर्शिद कुली खान को ही पूरा बंगाल दे देगा कि तू ही नवाब है, तू ही सूबेदार है। और दोस्तों ये मौका मिलते ही मुर्शिद कुली खान ने क्या किया? उसने दिल्ली से अपने आप को काटना शुरू कर दिया। दिल्ली मतलब मुगल साम्राज्य से अपने आप को दूर करना शुरू कर दिया। और उसने उसने नवाबी चलन की शुरुआत करी। उसने दोस्तों अब नवाब बनने शुरू हो गए बंगाल में। और सबसे पहला नवाब कौन बना? सबसे पहला नवाब बना मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान का अगर हम समय देखें तो 1700 से लेकर 1727 तक दोस्तों ने रूल किया। और ये इसके बाद इसका जो दामाद था उसका नाम था सुजाउद्दीन, वो शासन संभालता है। सुजाउद्दीन ने भी लगभग रूल किया। इसका बेटा आया दोस्तों 1739 में, इसका बेटा बनता है, इसका नाम था सरफराज। और सरफराज जो है दोस्तों, इसने केवल एक ही साल रूल किया था कि इसको चैलेंज देता है अलीवर्दी खान। और अलीवर्दी खान इस सरफराज को युद्ध में हरा देता है। और इस युद्ध का नाम था दोस्तों कौन सा? ये जो इन दोनों के बीच में हुआ था, सरफराज और अलीवर्दी खान, इस युद्ध का नाम था दोस्तों घेरिया का युद्ध। कौन सा? घेरिया का युद्ध या बैटल ऑफ घेरिया। घेरिया का युद्ध दोस्तों जो हुआ था 1740 में, घेरिया का युद्ध या फिर बैटल ऑफ घेरिया दोस्तों, ये होता है इनके बीच में। और ये हार जाता है सरफराज। और अब शासक बनता है, अब नवाब बनता है अलीवर्दी खान। ये दोस्तों अलीवर्दी खान ये वही शासक था या ये वही नवाब था जिसने अंग्रेजों के लिए एक बात कही थी। इसने कहा था कि अंग्रेज वो मधुमक्खी हैं। अलीवर्दी खान ने कहा था कि अंग्रेज वो मधुमक्खी हैं जिसको अगर नहीं छेड़ोगे तो वे शहद देंगी, जिसको अगर नहीं छेड़ोगे तो वे शहद देंगी। शहद समझते हो ना, शहद देंगी। और अगर छेड़ोगे तो ये अंग्रेज तुम्हें काट काट कर मार डालेंगे। ये इसके कथन है ये अलीवर्दी खान के। लगभग 16 साल रूल किया अलीवर्दी खान ने, 1756 तक रूल किया दोस्तों। और इसके पश्चात बनता है इसका नाती, मतलब इसकी बेटी का बेटा, इसके परिवार का नहीं, इसकी बेटी के परिवार में। और वो नाती था दोस्तों सिराजुद्दौला। कौन था? वो था दोस्तों सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ये दोस्तों बनता है अगला नवाब बंगाल का। इसने रूल किया लगभग 1756 से 1757 मान लीजिए दोस्तों, एक साल ही रूल कर पाया था ये सिराजुद्दौला दोस्तों। अब जब सत्ता पे आया सिराजुद्दौला दोस्तों, जब ये बना नवाब, तो इसकी विडंबना ऐसी थी बेचारे की कि इसने सबसे पहले सत्ता संभालते ही अपने ही भाई बंधुओं से युद्ध किए। एक तो पहली बात दोस्तों, सत्ता किसको मिली है? नाती के परिवार को मिली है। तो ये अपने आप में विवाद रहता ही है, पता है आप लोगों को परिवारों में कि अगर नाती वाली फैमिली में मामला चला जाए तो इसको शासन संभालते ही जैसे ही सिराजुद्दौला शासक बना दोस्तों, नवाब बना, वैसे इसको अपने ही परिवार से युद्ध करने पड़े। अपनी मौसी, की मौसी थी घसीटी बेगम, उससे युद्ध करना पड़ा। और जो इसके ही सगे संबंधी थे, इसे युद्ध करके जाके शरण ले लेते थे अंग्रेजों की। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। इससे युद्ध करके वो कहां भाग जाते थे? शरण ले लेते थे अंग्रेजों की। और ये इस बात से बहुत परेशान था क्योंकि अंग्रेज उन्हें शरण दे रहे थे। और दोस्तों इसी बीच अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की घेराबंदी शुरू कर दी। वही फोर्ट विलियम जो अंग्रेजों ने बनाया था। अब वो इसके अंडर है ना, बंगाल में है वो। तो अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों? अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की घेराबंदी शुरू कर दी, बिना इससे पूछे, बिना इसकी सहमति के, बिना इसे बताए। इसे गुस्सा आया इस बात को लेकर कि भाई मेरे क्षेत्र में, मेरे एरिया की तुम घेराबंदी कर रहे हो, मुझसे बिना पूछे, बिना सहमति लिए, बिना बताए। ये अपनी सेना लेकर गया दोस्तों वहां पर। और इसने क्या किया? इसने अंग्रेजों के 146 सैनिकों को पकड़ लिया। इसने अंग्रेजों के दोस्तों 146 सैनिकों को पकड़ लिया और एक काल कोठरी में बंद कर दिया। छोटी सी काल कोठरी थी दोस्तों, उसमें मैं बंद कर दिया 146 लोगों को। और बताया जाता है कि उसमें से मात्र 23 लोग ही जिंदा बचे थे अगले दिन। मात्र 23 लोग ही जिंदा बचे थे अगले दिन। घुटन से, इस सब से मर गए लोग। इसे कहा जाता है ब्लैक होल कांड या ब्लैक होल ट्रेजेडी, या दोस्तों इसे कहा जाता है ब्लैक होल कांड, ब्लैक होल कांड या ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। हालांकि उस समय के दोस्तों कई सारे ऐसे स्कॉलर्स रहे हैं, लेखक रहे हैं, जैसे गुलाम हुसैन साहब हैं, उन्होंने इसको नकार दिया, इस बात को नकार दिया। तो ये विवाद का विषय है। उनका मानना था कि ये एक तरीके से सिंपैथी लेने का तरीका था अंग्रेजों के द्वारा, कि सिंपैथी मिल जाए, किस तरीके से इन राजाओं को दबाना शुरू कर दिया जाए। इस आधार पर उन्होंने सब प्रपंच फैलाया था।
लेकिन दोस्तों अब है इतिहास में तो है एक कहानी हमारे लिए। तो ये दोस्तों ब्लैक होल कांड है, जिसके लिए कहा जाता है कि जैसे ही फोर्ट विलियम की घेराबंदी करी अंग्रेजों ने, सिराजुद्दौला जो है ये अपनी सेना लेकर गया और इसने 146 सैनिकों को पकड़ लिया अंग्रेजों के और उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया। मात्र अगले दिन 23 लोग जिंदा बचे थे। इसी को ब्लैक होल कांड के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों जब ये बात पता चली क्लाइव को, लॉर्ड क्लाइव उस समय सेनापति थे उनके, अंग्रेजों के जो मुख्य सेनापति भारत में था वो क्लाइव था। जब क्लाइव को पता चली कि भाई ऐसी हरकत करी है नवाब ने, तो उसने क्या किया, उसने नवाब को झुकाने के लिए एक संधि करवाई नवाब के साथ में। वो भी अपनी सेना को लेकर आया। यहां से अपना जो नवाब था ये जा रहा था इसे छोड़ता हुआ, और दोस्तों इसने क्या किया, इसने जो फोर्ट विलियम नाम पड़ा था, इस फोर्ट विलियम का नाम बदल कर दिया अलीनगर। दोस्तों क्या कर दिया, अलीनगर कर दिया। नवाब ने फोर्ट विलियम का नाम बदल कर क्या कर दिया, अलीनगर। और इस अलीनगर का केयर टेकर बनाया गया किसको, सेठ माणिकचंद को। माणिकचंद एक अमीर व्यक्ति था वहीं का, बंगाल का ही। उस व्यक्ति को ये जो नवाब साहब थे इन्होंने क्या बनाया, एक केयर टेकर बनाया कि तुम इस अलीनगर के क्या हो, केयर टेकर हो, सेठ माणिकचंद, सेठ माणिकचंद। और दोस्तों मैंने कहा भी कि क्लाइव गुस्से में है, क्लाइव आएगा इससे मिलने के लिए, इसे संधि करवाई जाएगी। और दोस्तों उसी संधि का नाम था अलीनगर की संधि या ट्रीटी ऑफ अलीनगर। उस संधि में ये मामला बना, उस संधि में ये प्रावधान किया गया कि जो भी सुविधाएं नवाब को मिलती हैं मुगल साम्राज्य की ओर से, वे सब सुविधाएं नवाब जो हैं वे अंग्रेजों को भी दिया करेंगे। तो इस प्रकार की संधि थी जो हुई थी 1756 के आसपास। इसे कहा जाता है अलीनगर की संधि या फिर ट्रीटी ऑफ अलीनगर। तो दोस्तों अब संधि हो चुकी, तो मामला यह बना कि एक तरफ नवाब है जो गुस्से में लाल है कि भाई मुझसे अंग्रेजों ने संधि करवा ली, मेरे क्षेत्र में दखल दे रहे हैं ये लोग। पहले तो फोर्ट विलियम की घेराबंदी करी, फिर मुझसे इन्होंने संधि करवा ली इस तरीके की। वहीं दोस्तों एक तरफ क्लाइव भी ये सोचने में लगा हुआ है कि अब हमें बंगाल में एक कठपुतली नवाब की स्थापना करनी पड़ेगी। मैं ये कहानी आपको अब तक इसलिए समझा रहा था कि अब क्लाइव ये सोच रहा है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही है कि हमें बंगाल में एक पपेट नवाब बनाना होगा, हमें एक कठपुतली नवाब की स्थापना करनी पड़ेगी। वी हैव टू एस्टैब्लिश अ पपेट नवाब इन द बंगाल। और इसी उद्देश्य से दोस्तों क्लाइव ने क्या किया, क्लाइव ने जितने भी सिराजुद्दौला के खास लोग थे, इसका मुख्य सेनापति मीर जाफर, उसको अपने पक्ष में कर लिया, मीर जाफर को। या अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो खादिम खान है, राय दुर्लभ है, जिसके सेनापति के मतलब जो सेना के प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, सेठ माणिकचंद, इस व्यक्ति को अंग्रेजों ने अपनी साइड मिला लिया। और दोस्तों अगर हम बात करें सेठ एक अमीर चंद था, अमीर चंद जो था दोस्तों ये एक सिख पूंजीपति था बंगाल का। मतलब कुल मिलाकर जो भी पावरफुल रसूखदार लोग थे बंगाल के, उनको अंग्रेजों ने अपने साइड में मिला लिया, इंक्लूडिंग इसका सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति। नाम क्या था उसका दोस्तों नाम था मीर जाफर। मीर जाफर दोस्तों इसको मिला लिया अपनी साइड में। और दोस्तों अब नवाब भी गुस्से में है। नवाब गुस्से में इसलिए क्योंकि उससे ट्रीटी करवाई गई है, संधि करवाई गई है। और क्लाइव ये चाहता है कि अब दोस्तों क्या किया जाए, अब बंगाल में एक पपेट नवाब, एक कठपुतली नवाब की स्थापना की जाए जो हमारे हितों की पूर्ति करे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों की पूर्ति करे। और यही दोस्तों लालसा उसकी और गुस्सा सिराजुद्दौला का इन दोनों को आमने सामने लेकर आया 1757 में। कब लेकर आया? 1757 में। 1757 में दोस्तों बंगाल के नादिया जिले में, कहां पर? नादिया जो जिला है दोस्तों बंगाल का, नादिया जिले में नदी बहती है, नाम है उसका भागीरथ। कौन सी? भागीरथ नदी दोस्तों। और इस भागीरथ नदी के किनारे स्थित है प्लासी। क्या स्थित है? प्लासी। और इस प्लासी क्षेत्र में एक तरफ नवाब की सेना मौजूद, नवाब आ गया अपनी सेना लेकर, और दोस्तों एक तरफ अंग्रेजी सेना मौजूद। दोस्तों अंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना। लेकिन दोस्तों विडंबना देखिए आप लोग, नवाब आया तो है यहां पर, लेकिन जो उसके पीछे सेना खड़ी है वो तो सारी दोस्तों मिली हुई है किससे? अंग्रेजों से। सारी मतलब जो उसके मुख्य अधिकारी हैं या जो उसके मुख्य सेनापति हैं मीर जाफर। अब दोस्तों ये तो वही हाल है कि नवाब 50,000 सेना लेकर आया था, यहां दोस्तों 1000-2000 लोग थे इनकी सेना में।
अब इसे पूरा भरोसा है कि हम आज अंग्रेजों को रौंद देंगे, अंग्रेजों को जो है हम आज रौंद देंगे। लेकिन दोस्तों एक कहावत है ना, घर का बेदी लंका ढाए। थाली में छेद है तो दोस्तों क्या कर सकते हैं। तो अब दोस्तों होगा ये कि नवाब जो है वो अपनी सेना के साथ आया है और सेना के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो उसका मुख्य सेनापति मीर जाफर, वो तो मिला हुआ अंग्रेजों से। ये दोस्तों वही हाल है। आप ये मान के चलिए कि आप युद्ध कर आप लड़ने गए दोस्तों किसी से, आप मान लीजिए आप किसी से ऐसे लड़ने गए और आप 100-150 लोगों को लेके गए। आप वहां खड़े हैं, सामने 20-30 लोग खड़े हैं, आपको मारने के लिए आए हैं। अब आप दोस्तों खुश हैं बहुत कि बताओ मेरे पास 150-200 लोग हैं और मेरे को 20 लोग मारने आए हैं। और दोस्तों आप लोग जो उसमें क्या कर रहे हैं, अपना कॉलर चढ़ा रहे हैं, बाजू चढ़ा रहे हैं ऊपर, और आपने कहा कि दोस्तों मारो इनको, और पता चला कि जितने लोग पीछे थे सारे वहां खड़े हैं उसके पीछे दोस्तों। तो कैसा फील होगा आप लोगों को, सोच के देखिए कैसा फील होगा। वैसा ही फील हुआ होगा सिराजुद्दौला को कि वो कह रहा है हमला, और दोस्तों यहां तो उसका जो मुख्य सेनापति था वो खुद उसकी साइड से खेल रहा है, अंग्रेजों की साइड से। और दोस्तों बड़ा छोटा सा युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला भाग खड़ा हुआ। हाँ, हालांकि उसको आगे चल के मार दिया गया, लेकिन दोस्तों यहां पर अब मीर जाफर को उसकी इस हरकत का इनाम दिया गया। मीर जाफर को दोस्तों उसकी बेवफाई का इनाम दिया गया। मीर जाफर को दोस्तों बनाया गया बंगाल का अगला नवाब। तो दोस्तों अगला नवाब कौन बना, चौथा नवाब मीर जाफर। मीर जाफर दोस्तों ये बनता है नवाब 1757 से 1760। अब दोस्तों जब बना ही अनुकंपा पर है, जब बना ही इनकी दया पर है, तो ऑब्वियस सी बात है नवाब बनाने का जो उद्देश्य था अंग्रेजों का वो क्या था, वो था बंगाल में एक कठपुतली नवाब तैयार करना। कठपुतली नवाब तैयार हो गया तो पैसा भी हमारा और दोस्तों रसूख भी हमारा, हमारी इज्जत रहेगी वहां पर। और दोस्तों वही हुआ भी। जैसे ही मीर जाफर गद्दी पर बैठा नवाब बना दोस्तों, इससे अनाप शनाप दोस्तों मांग की गई अंग्रेजों के द्वारा, और ये उनकी मांग पूरी नहीं कर पाया। इस पर कर्ज बढ़ता चला गया, ये क्षेत्र दे दूंगा, वो क्षेत्र दे दूंगा। इसने बहुत सारे वादे किए थे पहले तो कि आप मुझे नवाब बना दीजिए, मैं गद्दारी कर दूंगा। और गद्दारी के बाद दोस्तों इसको नवाब बनाया तो गया, लेकिन मांग तो हम अंग्रेज करेंगे दोस्तों, भाई हमने तुझे नवाब बनाया है तो हमारी वैसे नवाब बना है। तो दोस्तों अब वो कर्ज कैसे चुकाया जाएगा, अब वो कर्ज चुकाने के लिए उसके पास उतने संसाधन नहीं है, वो कर्ज के दरे दबता जा रहा है मीर जाफर। और दोस्तों इसीलिए मीर जाफर ने सोचा कि अब इन अंग्रेजों का कुछ ना कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए, ये कहावत है ना दोस्तों। अब जैसी करनी वैसी तो भरनी है आपने। अब ये बड़ा परेशान हुआ दोस्तों अंग्रेजों से, क्योंकि अंग्रेजों की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी, ये उसकी पूर्ति कर नहीं पा रहा था। इसके अलावा दोस्तों ये जिन अधिकारियों को दंड देना चाहता था, ये जिन अधिकारियों को दंड देना चाहता था उनको दोस्तों अंग्रेज जो है वो प्रोटेक्ट करते रहते थे। तो बुरा तो लगेगा ना इसको कि भाई ये व्यक्ति मैं दंड देना चाहता हूं, लेकिन अंग्रेज बोल रहे हैं नहीं नहीं दंड नहीं देना आपको इसको। तो इस प्रकार की दोस्तों काफी घटनाएं हुई उस समय बंगाल में। अभी चाहता है मैं इसे मारूं, मैं इसे दंड दूं, लेकिन वो अंग्रेजों के पास जाके छुप जाता था। अब क्या किया जाए, तो इसने जुगाड़ बैठाया, इसने ढूंढा कि कौन अंग्रेजों को सीमित कर सकता है बंगाल से, किसकी सहायता लूं। और उसकी नजर पड़ी डचों पर। किस पर पड़ी, डचों पर। तो इन्होंने इसने डचों से कहा कि डच साहब ऐसा है क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो इन अंग्रेजों को भगाने में बंगाल से। डचों ने कहा अरे वो भी यूरोपीय हैं, हम भी यूरोपीय हैं, जब चाहो तब हरा देंगे, जहां चाहो तब हरा देंगे। तो बोला ठीक है आओ हरा कर आते हैं उनको, फिर मैं आपकी सेवा करूंगा। और दोस्तों नवाब जो है इनके साथ जाता है युद्ध करने किससे, अंग्रेजों से। और यही युद्ध था जिसकी मैं बात कर रहा था शुरुआत में आपसे, वेदरा का युद्ध। कौन सा, वेदरा का युद्ध, या फिर बैटल ऑफ वेदरा। यह हुआ था 1759 में। एक तरफ मीर जाफर उसकी सेना, एक तरफ डच, और सामने है दोस्तों अंग्रेज। और अंग्रेजों ने बहुत मारा दोस्तों डचों को, अंग्रेजों ने बहुत मार मारी डचों को। और अंग्रेजों ने कहा अगली बार इस एरिया में दिख मत जाना, चले जाओ यहां सर। तो उनको तो सीमित कर दिया दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, सीमित कर दिया डचों को वेदरा के युद्ध से। और अब दोस्तों अंग्रेजों ने देखा किसको,
मीर जाफर को कि अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये हरकत करी जाएगी, मतलब अब तुम हमें हराने के लिए ये सब करोगे, मतलब तुम्हें हमने बनाया नवाब और तुम हमें ही हराने चले हो, मतलब हमें भगाने चले हो। और मीर जाफर को किया गद्दी से नीचे, हटाया उसे नवाब के तौर पर। और इसके बाद मीर जाफर का जो दामाद था दोस्तों, एक तो दामाद दोस्तों बड़े खतरनाक होते हैं, देखिए लगातार दामाद दामाद चल रहे हैं हर जगह। और दोस्तों मीर जाफर के दामाद को बनाया गया बंगाल का अगला नवाब। और दोस्तों ये कौन था? ये था मीर कासिम। कौन था दोस्तों? ये था मीर कासिम। दोस्तों मीर कासिम को बनाया गया बंगाल का अगला नवाब। और ये दोस्तों 1760 से 1763 तक रहने वाला है। 1760 से 1763 तक दोस्तों रहने वाला है ये। फर्रुखशीर बच्चे पूजा सम्राट था, वो सम्राट था, अजीम खान का बेटा था और सम्राट था, वो बंगाल का सम्राट बना था, सॉरी दिल्ली का सम्राट बना था, मुगल सम्राट बना था फर्रुखशीर। तो दोस्तों अब यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, मीर कासिम दोस्तों, अब मीर कासिम को बनाया गया दोस्तों। और मीर कासिम कौन है? मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था, इसे बनाया गया। अब दोस्तों मीर कासिम थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला व्यक्ति था, आत्मसम्मान वाला व्यक्ति था। ये एक्चुअली सोच के बना था नवाब कि मैं अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को, वो जो नवाब की पहले प्रतिष्ठा हुआ करती थी, मीर आपका जो मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, वहां तक जो एक पावर थी, शक्ति थी नवाब के पास, मैं वापस पाना चाहता हूं उसको, मतलब अल्टीमेटली अंग्रेजों को भगाना। लेकिन दोस्तों अंग्रेज अब तक बड़ी पैठ जमा चुके थे। तो मैं जो पूरी कहानी समझा रहा हूं तो ये आप को समझाना चाहता हूं कि केवल इसमें अंग्रेजों का रोल नहीं है भारत पर रूल करने में, हमारे वालों की भी गलतियां रही हैं। मीर जाफर जैसे लोग कम नहीं है देश में दोस्तों, और उन मीर जाफर जैसे लोगों की वजह से ही उनको कहीं ना कहीं एक्सेस मिला इस देश का। मैं आपको ये बताना चाहता हूं इसके माध्यम से, और यहां से आप इस तरीके से आगे ट्रैक को लेकर चलेंगे। अब मीर कासिम चाहता है कि मैं पुरानी स्थिति को लौटाऊं, मैं फिर से वो नवाब वाली पावर पाऊं, लेकिन दोस्तों अब तक बहुत देर हो चुकी, क्योंकि अंग्रेज उतनी पावर ग्रहण कर चुके हैं, पावर प्राप्त कर चुके हैं। तो अब क्या किया जाएगा दोस्तों? अब किया यह जाएगा कि इससे भी विवाद होंगे, अंग्रेजों के, मीर कासिम से भी विवाद होंगे। और जो सबसे बड़ा विवाद था इसके साथ में वो ये था दोस्तों, दस्तक को लेकर विवाद हुआ करता था। दस्तक, दस्तक क्या है दोस्तों? दस्तक एक तरीके से परमिट था। क्या था? परमिट, व्यापार करने का परमिट, एक पास था दस्तक। दस्तक नाम एक पास हुआ करता था। और दोस्तों ये दस्तक नामक पास जो है ये अंग्रेजों को दिया गया था। ये अंग्रेजों को दिया गया था इसलिए कि अंग्रेज जो हैं वो बंगाल में व्यापार कर सकते हैं और उन्हें चुंगी नहीं भरनी है, उन्हें टैक्स नहीं भरना है, वे व्यापार कर सकते हैं, उनके पास दस्तक है, वो व्यापार करें। लेकिन अंग्रेज दोस्तों की ये किया करते थे कि अंग्रेज उस दस्तक को वहां के लोकल व्यापारियों को भी बेच देते थे। दस्तक जो है, जो एक्चुअल में दिया गया अंग्रेजों को, व्यापार फ्री आप कीजिए बंगाल में। लेकिन दोस्तों जो अंग्रेज थे क्या करते थे, ये अंग्रेज उस दस्तक को वहां के जो लोकल व्यापारी थे बंगाल के, उनको भी बेच देते थे और वहां से पैसा कमाते थे। अब दोस्तों ऐसे में अगर लोकल व्यापारी भी टैक्स नहीं भरेगा तो राजस्व कहां से आएगा, टैक्स कहां से आएगा, राज्य कैसे से चलेगा? ये दिक्कत आ रही थी राज्य के सामने, बंगाल के सामने, मीर कासिम के सामने। और इसको लेकर उसके विवाद थे किसके? इन अंग्रेजों के साथ। लेकिन उसको ये बात समझ में आ गई थी कि मैं अकेला अंग्रेजों से नहीं भिड़ सकता, क्योंकि अब उनकी पावर इतनी बढ़ चुकी है बंगाल में। और इसीलिए दोस्तों उसने हेल्प मांगी अवध के नवाब से। अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला। वो गया उससे हेल्प मांगने के लिए कि भाई अब ये अंग्रेज हमारी रेंज के बाहर जा चुके हैं और अब इनकी शक्ति को सीमित करना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर अभी इनको सीमित नहीं किया गया तो निश्चित रूप से फिर हमारा शासन नहीं रहेगा। सुजाउद्दौला बोला भाई मैं क्या करूं इसमें, मैं तो खुद भुगत भोगी हूं। ऐसा करते हैं, मुगल सम्राट के पास चलते हैं और मुगल सम्राट से हेल्प मांगते हैं, वही कुछ हेल्प कर सकते हैं। और दोस्तों उस समय मुगल सम्राट हुआ करते थे शाह आलम द्वितीय। कौन थे दोस्तों उस समय मुगल सम्राट? थे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड या फिर शाह आलम द्वितीय। इनके पास गए दोस्तों हेल्प मांगने के लिए कि बड़े बाबा, अभी बड़े बाबा हैं दोस्तों, क्योंकि सम्राट है तो देश का दिल्ली, बड़े बाबा अंग्रेजों की ये हिम्मत हो चुकी है और अब आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, अब आपको इंटरफेयर करना पड़ेगा मामले में, अब आपको आना पड़ेगा। बाबा बोले बस इतनी सी बात है दोस्तों, अंग्रेज मतलब क्या है, अंग्रेज कुचल देंगे अंग्रेजों को। तो मीर कासिम बोला बाबा चलो तो सही, ठीक कुचल दोगे, अब आपका सहारा है तो हम मान के चल रहे हैं कि कुचल देंगे। अब आप बड़े बाबा हो हमारे, सब पूरा देश आप मुगल एम्पायर के अधीन है,
आइए जरा आप हमारे साथ चलिए। और वही दोस्तों 50,000 से अधिक की सेना लेकर ये लोग पहुंचे। और कहां पहुंचे? पहुंचे दोस्तों 1764 में। भाई 63 तक तो था ही कासिम, 64 में दोस्तों पहुंचे कहां? ये पहुंचे बक्सर में। कहां पहुंचे? बक्सर में दोस्तों, बक्सर में दोस्तों। एक तरफ मीर कासिम है दोस्तों, एक तरफ सुजाउद्दौला है दोस्तों, एक तरफ शाह आलम द्वितीय है दोस्तों। शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय दोस्तों। बाबा एकदम गारंटी देकर लाया था कि इस बार छक्के छुड़ा देंगे बिल्कुल इन अंग्रेजों के। और एक तरफ दोस्तों अंग्रेज है ये। एक तरफ कौन है दोस्तों? एक तरफ है अंग्रेज, वही 2,500-3 हजार के साथ दोस्तों ये लोग। अब आप 50,000 से अधिक सैनिक दोस्तों, 2,500-3 हजार सैनिक दोस्तों यहां पर, और ये बक्सर के मैदान में मिलते हैं दोनों सेनाएं। और दोस्तों जो मार मारते हैं अंग्रेज इनको, भयंकर दोस्तों मारते हैं, भयंकर मार मारते हैं, और अंग्रेज हरा देते हैं इनको, मतलब कुचल देते हैं एकदम इन लोगों को। हार गए युद्ध। अब अंग्रेज बड़े बाबा को पकड़ते हैं, बाबा आप आओ, रिस्पेक्टेड है बाबा आप हमारे लिए, अब हम आपको मारेंगे ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप आराम से आइए, शाह आलम द्वितीय जी आप हमारे पास आइए। देखो खुजली किसने शुरू करी? हमने की आपने? आपने शुरू करी। आपको हमने नहीं बुलाया था, आप आए थे, हम तो उसके बाद आए हैं। तो किसने कीड़ा शुरू किया? आपने। तो बाबा ऐसा है, चुपचाप एक संधि पर साइन कर लो, क्योंकि हमने युद्ध नहीं थोपा, आप आए थे लड़ने के लिए हमसे, तो ऐसा करते हैं एक संधि कर लेते हैं बड़ी प्यारी सी। और दोस्तों इस बक्सर के युद्ध के आधार पर जो संधि होती है उसका नाम है इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि या ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, या ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। आओ। और इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में अंग्रेजों ने कहा कि देखिए आपने युद्ध किया, हमने तो केवल रिस्पॉन्स दिया। दोस्तों एक बात समझिए, आप कहेंगे सर 50,000 से अधिक सैनिक थे यहां, 2,500-3 हजार सैनिक, सर ऐसा हार कैसे रहे हर बार हम लोग? काबिलियत, पैसा, हथियार सब बेहतरीन थे अंग्रेजों के पास दोस्तों, सब बेहतरीन थे। उनके पास दूर तक मार करने वाले हथियार थे, उनके सैनिकों को सैलरी टाइम पर मिलती थी, और सैलरी टाइम पर मिलना मतलब ये समझ लीजिए अपने आप में एक मोटिवेशन रहना। हमारे वालों को कभी मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। दूसरा, हमारे यहाँ पर दोस्तों हथियार चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले दोस्तों, पता चला उल्टा चल गया। इसके अलावा काबिलियत की मैंने बात करी, वहां के जो अधिकारी यहाँ आते थे वो प्रॉपर ट्रेंड होकर आते थे, प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर वो यहाँ आया करते थे। और हमारे यहाँ दोस्तों, हमारे यहाँ तो पता ही आपको रक्त संबंध भाई मैटर करते हैं। रक्त संबंध मतलब परिवार का ही व्यक्ति आ जाएगा, चाहे वो काबिल है चाहे नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि उनकी पहली श्रेणी भी शानदार, दूसरी भी शानदार, और तीसरी भी शानदार। हमारे यहां दोस्तों पहली श्रेणी से शानदार थी, जो फर्स्ट कैटेगरी के योद्धा थे वो तो शानदार थे, लेकिन उनकी जो पीछे वाले योद्धा थे वो दोस्तों उतना दम नहीं रखते थे। यहां ये दिक्कत हुई। तो इन सब कारणों से आप देखते हैं कि अधिक सेना होने के बावजूद हम इनसे हार गए। और दोस्तों जब बक्सर का युद्ध हारा तो इसके आधार पर किया गया इलाहाबाद की संधि या फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और इस इलाहाबाद में अंग्रेजों ने मांग करी, क्या करी? मांग करी कि आपने युद्ध किया, आप हारे, अब ऐसा है बंगाल पर बात कर लेते हैं बाबा। बंगाल पर क्या बात करनी है? देखो बंगाल में एक सूबेदारी है और एक दीवानी है, और इन सबको देखता कौन है? इन सबको देखता है नवाब, इन सबको देखता है नवाब। अंग्रेजों ने कहा ऐसा है, हमें तुमसे ना तुम्हारी नवाबी चाहिए, तुम नवाब बनाओ अपना बंगाल में, हमें मतलब नहीं है। तुम अपने सूबेदारी के मामले देखो, हमें मतलब नहीं है। पुलिस वाले जो तुमको देखना, तुम्हारे राजनीतिक, तुम्हारे जो भी मामले हैं, सैनिक असैनिक, तुम सब देखो, हमें केवल तुम चुपचाप दीवानी दे दो बंगाल की। क्या दे दो? दीवानी। मतलब राजस्व इकट्ठा हम करेंगे, वित्तीय संबंधी मामले हम देखेंगे, आप हमें सिर्फ ये दे दो।
बाकी आप अपना देखो, कोई दिक्कत नहीं, हमें अपना नवाब बनाओ, नवाब तुम्हारा बंगाल का रहे कहीं का रहे, हमें मतलब नहीं है, ना तुम्हारे सूबेदारी से हमको मतलब है, हमें केवल चाहिए तुम्हारी दीवानी। अब दोस्तों क्या मरता क्या ना करे भाई, ये तो हारे हैं, पीटे हैं बुरी तरीके से। तो इन्होंने इस इलाहाबाद की संधि पर साइन किए, जिसके माध्यम से दोस्तों दीवानी जो है वो मिली किसको, दीवानी मिली अंग्रेजों को। मतलब अब राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार मिल गया अंग्रेजों को, वित्तीय मामले चले गए अंग्रेजों के हाथ में। लेकिन दोस्तों अंग्रेजों में जो क्लाइव था ना, ये बहुत दिमाग वाला व्यक्ति था। इसने क्या किया, इसने कहा कि दीवानी आप हमको दे दो। दीवानी तो उसने ले ली दोस्तों, दीवानी तो उसने सीधे तौर पे ले ली कि दीवानी तो अंग्रेजों को दे दो आप, लेकिन उसने कहा कि आप नवाब अपना बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों उसने अपनी बुद्धि लगाई, उसने कहा कि नवाब आप वो बनाओगे जो हम बताएंगे। और दोस्तों नवाब बनाया गया किसको, नजमुद्दौला को। दोस्तों किसको बनाया गया, नजमुद्दौला। और दोस्तों नजमुद्दौला क्या था, ये एक छोटा बच्चा था, ये अल्पवयस्क बच्चा दोस्तों, अल्पवयस्क बच्चा, छोटा बच्चा। और ये नवाब जो रहेगा इसकी हेल्प करने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी रहेगा। दोस्तों देख रहे हैं आप लोग दोस्तों क्या दिमाग लगाया है उसने। क्लाइव ने कहा कि दीवानी तो हमारे पास है, दीवानी तो आपने दे दी हमें, ठीक है, हमें तुम्हारी नवाबी से सूबेदारी से कोई मतलब नहीं है, तुम संभालो अपना नवाबी, लेकिन नवाब कौन होगा ये हम बताएंगे। और नवाब होगा नजमुद्दौला। ये मीर जाफर का बेटा था दोस्तों, नजमुद्दौला मीर जाफर का बेटा था, और ये काफी छोटा था, ये अल्पवयस्क था, मतलब नॉट मैच्योर नहीं था बच्चा। और चूंकि छोटा बच्चा है, ये नवाब बनेगा, हम बता रहे हैं ये नवाब बनेगा, और इसकी हेल्प करने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी होगा। मतलब दोस्तों दीवानी तो ले ली प्रत्यक्ष रूप से, दीवानी तो दोस्तों डायरेक्टली ले ली, और दीवानी के अलावा नवाबी भी तो ले ही ली। लेकिन हाँ, नवाब है कहां का, बंगाल का। तो कान को चाहे दोस्तों ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बस क्लाइव ने ऐसे पकड़ा दोस्तों इस कान को। तो दीवानी तो प्रत्यक्ष रूप से ले ली, लेकिन नवाबी भी ले ही ली, हाँ इनडायरेक्टली, क्योंकि नवाब भारतीय है, बंगाली है, बंगाल का है, और इसीलिए। अच्छा आप बोलेंगे सर तो जब इतनी पावर थी ही उनके पास, जब वो इतने शक्तिशाली हो ही चुके थे, जब वो इतना कमांड कर रहे थे, तो उन्होंने पूरा मामला क्यों नहीं ले लिया, वो पूरी नवाबी ले लेते, क्यों सर नजमुद्दौला को बनाया। कारण तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना सर इसका। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग कि सर इतना तामझाम क्यों किया उन लोगों ने। जब दीवानी ले ली थी तो सूबेदारी भी ले लेते, नवाबी ले लेते पूरी की पूरी, कि भाई बंगाल को हम ही देखेंगे, अब सारे मामले हम देखेंगे, दीवानी भी फौजदारी भी सारे मामले हम देखेंगे। तो ऐसा क्यों नहीं किया सर, क्यों उन्होंने छोटे बच्चे को नवाब बना दिया। तो मैंने अभी आपसे कहा दोस्तों अंग्रेज बहुत चालाक थे। और दोस्तों अंग्रेजों की एक खास बात यह थी कि अंग्रेज अपने आर्थिक लाभ से 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, नॉट इवन अ सिंगल परसेंट। अंग्रेज अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट से 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, वे अपने आर्थिक लाभ का 1% भी नहीं खोना चाहते थे। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ दीवानी तो ले ली उन लोगों ने, लेकिन नवाबी छोड़ दी भारतीयों के पास। क्योंकि अगर वो दोस्तों नवाब बन जाते, अगर वो नवाबी भी अपने हाथ में ले लेते, तो निश्चित रूप से उन्हें लोकल्स का सामना करना पड़ता, उन्हें विद्रोह का सामना करना पड़ता। क्योंकि दोस्तों बंगाली या भारतीय किसी अंग्रेज को अपने ऊपर शासक के रूप में नहीं दे सकते। अब आपके ऊपर मान लीजिए कल को जाके पीएम बन जाए ब्रिटेन का कोई व्यक्ति, आप कैसा फील करेंगे, वैसे दोस्तों वो फील करते। तो अंग्रेजों को यह पता था कि अगर हमने सीधे तौर पर नवाबी ही ले ली, बंगाल ही पूरा ले लिया, तो यहां के जो लोग हैं वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे, जिसके चलते हमें कहीं ना कहीं विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है। और विद्रोह को हम दमन कर देंगे, विद्रोह हम खत्म कर देंगे, लेकिन उसमें हमारे आर्थिक नुकसान हो जाएंगे बहुत सारे, वो हम नहीं चाहते। तो पहली बात तो विद्रोह से बचने के लिए, और दूसरी बात उन्हें यह पता था कि अगर हमने नवाबी ले ली तो अब ऐसे में हम क्या करेंगे, हम अपने नियम बनाएंगे, अपने रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, और ऐसे में जो बंगाल में और यूरोपीय कंपनियां मौजूद हैं वो उसे मानेंगी नहीं, और वो मानेंगे नहीं तो हमारे युद्ध होंगे, और अगर हमारे युद्ध होंगे
यूरोपियों के मिलाकर यहां पर। तो ये बात कहां पहुंचेगी? ये बात पहुंचेगी ब्रिटेन तक, हमारे देश तक, और हमारी सरकार जो है हम पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। तो वो इनसे भी बचना चाहते थे, वो इनसे भी बचना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि इनकी जो करतूत है जो भारत में कर रहे हैं वे वहां ब्रिटेन में लोगों तक पहुंचे। और इसीलिए दोस्तों उन्होंने दीवानी तो ले लिया, लेकिन उन्होंने नवाबी नहीं लिया। नवाबी के स्तर पे क्या बोला कि रहेगा छोटा बच्चा नजमुद्दौला रहेगा नवाब बनकर, और इसकी हेल्प करेगा एक अंग्रेज अधिकारी। मतलब नवाब भारतीय है, बंगाल का है, लेकिन दीवानी हमारे पास रहेगी। कारण क्या है? विद्रोह से बचना है, आर्थिक लाभ बचाना है अपना, और दूसरा हमें दूसरे यूरोपीय शक्तियों से युद्ध नहीं करना है। उसमें युद्ध करेंगे तो एक तो एनर्जी वेस्ट होगी, साथ में हमारी बात वहां तक पहुंचेगी, हम पर अन्यथा प्रतिबंध लगाए जाएंगे, रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। और इसी उद्देश्य से दोस्तों इन्होंने सीधे नवाबी नहीं ली। और दोस्तों यहीं से जैसे ही उन्होंने नवाबी अपने हाथ में ली दोस्तों, यहीं से दीवानी अपने हाथ में ली दोस्तों, यहीं से दोस्तों मतलब इस इलाहाबाद की संधि के पश्चात, इस इलाहाबाद की संधि के पश्चात दोस्तों जो हुई थी 1765 में दोस्तों, इसके पश्चात शुरू होती है भारत की लूट। क्या शुरू होती है? लूट ऑफ इंडिया, या फिर भारत की लूट दोस्तों, भारत की लूट। और दोस्तों ये लूट चलती है 1765 से लेकर 1772 तक। और दोस्तों लूट इतनी खतरनाक कि इसमें धन की निकासी हुई, धन को भारत से ब्रिटेन की तरफ बहुत तेजी से भेजा गया, धन की निकासी दोस्तों, ड्रेन ऑफ वेल्थ। दूसरा दोस्तों कृषकों की हालत खराब हुई दोस्तों, कृषकों की हालत खराब, कृषकों की दोस्तों जो किसान थे उनकी हालत खराब। पहली बार दोस्तों कृषि की हालत खराब हुई, कृषि की हालत खराब। पहली बार दोस्तों अकाल पड़ा जिसमें 50 लाख से अधिक लोग मारे गए दोस्तों, 50 लाख से अधिक लोग मारे गए पहली बार। और ये नुकसान जो था ये केवल भारतीयों को नहीं हो रहा था कि भारतीयों के किसान की, जो भारतीय किसान उनकी हालत खराब हो रही है या भारतीय कृषि की हालत खराब हो रही है दोस्तों, ऐसा नहीं है। केवल इससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस ईस्ट इंडिया कंपनी के लाभ को भी नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अब ये जो ब्रिटिश अधिकारी हैं, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, ये निजी व्यापार करने में लग गए दोस्तों भारत में। और जब निजी व्यापार करेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों नुकसान तो होना ही है कंपनी को। भाई मान लो मैं उत्कर्ष के लिए पढ़ा रहा हूं, मैं सबको पढ़ा रहा हूं, ये आप लोगों को, तो जो पैसा आप भरते हैं वो कहां जाता है? वो उत्कर्ष को जाता है। ये उत्कर्ष कंपनी है, तो मैं किसको लाभ दे रहा हूं? उत्कर्ष को। मुझे एक छोटा पैसा मिलता है इसका, मैं उससे अपना काम चलाता हूं। लेकिन मान लो मैं अपना इंस्टीट्यूट खोल लूं तो उत्कर्ष को नुकसान होगा कि नहीं होगा दोस्तों? तो ठीक इसी प्रकार से आप समझिए, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों क्या हो रहा है, ठीक इसी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को भी नुकसान हो रहा है। और ये सब समस्याएं जो थी दोस्तों, ये तो थी ही थी। कृषि की हालत खराब हो गई, किसानों की हालत खराब हो गई दोस्तों, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, धन की निकासी बहुत तेजी से दोस्तों, सब कुछ बर्बाद कर दिया अंग्रेजों ने। यहां पर भयंकर अकाल पड़ा, करोड़ से अधिक लोग ग्रसित हुए, 50 लाख से अधिक लोग मारे गए दोस्तों। पहली बार अकाल देखने को मिला। यह हाल किया अंग्रेजों ने। और दोस्तों ये जब जानकारी, क्योंकि मैंने कहा रेवेन्यू जो कंपनी का राजस्व था दोस्तों, कंपनी के राजस्व पर भी तो नुकसान पड़ेगा ना। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दोस्तों राजस्व है, राजस्व में कमी हुई। और दोस्तों जब इसमें कमी होगी तो निश्चित रूप से जानकारी जाएगी सरकार के पास। इसके जो हेड हैं, इस कंपनी के जो मुखिया हैं, और इस कंपनी का मुखिया हुआ करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोस्तों। एक बोर्ड था, नाम था उसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें 24 सदस्य हुआ करते थे। वो इसकी सबसे ऊंची या सबसे हाईएस्ट प्रशासनिक इकाई था, जो इसको देखता था, इस कंपनी का मालिक था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें 24 सदस्य हुआ करते थे। COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल। उन तक बात पहुंची, सरकार तक बात पहुंची कि भाई ये तो एक तरीके से गंद मचा रहे हैं देश में, एकदम खुले सांड की तरह ये लोग रौन दिया पूरा मामला। इन्होंने तो खत्म, एकदम व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी पर दाग लगा दिया इन लोगों ने तो एकदम। हम श्वेत हैं, हम सबसे समझदार लोग हैं, और ये लोग वहां जाके ऐसे कर रहे हैं। और दोस्तों इस 1772 के दौरान ये लूट चली है 1765 से 72 तक। इस संधि से ही तो शुरू हुई थी लूट, क्योंकि दीवानी इन्होंने ले ली। तो दोस्तों अब इसको वापस बुलाया गया, क्लाइव को वापस बुलाया गया ब्रिटेन, और अब भेजा गया हॉस्टिंग्स को, वॉरेन हॉस्टिंग्स को भेजा गया कि तुम जाओ और जो रायता इसने फैलाया है,
जो गंद इसने मचाई है भारत में उसे जाकर साफ करो, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में सुधार करो, ये जो रेवेन्यू कम हुआ कंपनी का उसे ठीक करो, एक प्रॉपर मैनेज करो चीज़ों को, और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करो जाकर। ये जिस तरीके से काम कर रही है इस तरीके से तो ये बर्बाद कर देगी चीज़ों को, हमारा नाम खराब करेगी। और दोस्तों इसी को लेकर आया कौन? 1772 में आया कौन दोस्तों? 1772 में। अच्छा ये एक बात दोस्तों, मैंने आपसे अभी कहा था कि यहाँ पर बंगाल जो है, बंगाल की दीवानी और जो फौजदारी है, नवाबी जो थी दोस्तों, अब मैंने आपसे कहा कि दीवानी दे दी गई किसको? अंग्रेजों को, और फौजदारी रखी गई भारतीयों के हाथ में। तो मैं क्या ये मान सकता हूं कि ये द्वैत शासन था दोस्तों? ये द्वैत शासन था कि नहीं था? बताइए। द्वैत शासन का मतलब होता है दो लोगों का शासन। एक शब्द है दोस्तों, आप कई बार सुनेंगे अभी पॉलिटी पढ़ते वक्त, द्वैत शासन या फिर डायरकी, या फिर डायरकी। द्वैत शासन या फिर डायरकी मतलब होता है दो लोगों का शासन। तो दोस्तों ये बताइए कि 1765 की इस इलाहाबाद की संधि से बंगाल पर द्वैत शासन लगा कि नहीं लगा? दो लोगों का शासन बना कि नहीं बना? बना ना। एक तरफ अंग्रेज हैं, एक तरफ भारतीय हो गए। तो इसी बंगाल पर दो लोग रूल कर रहे हैं, एक कौन? एक अंग्रेज, एक भारतीय। तो ये क्या है? ये द्वैत शासन था, ये डायरकी थी दोस्तों। और इस डायरकी को खत्म किया किसने? अब दोस्तों जो आएगा आगे, वॉरेन हॉस्टिंग्स दोस्तों आएगा, और वॉरेन हॉस्टिंग्स बनकर आएगा। अब ये दोस्तों हॉस्टिंग आएगा और इसको बुलाएगा वापस, क्लाइव को वापस बुलाया गया, और हॉस्टिंग को बोला गया कि भाई तुम जाओ भारत में, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी ये जो समस्याएं पैदा हुई हैं, ये जो द्वैत शासन लगाया है, जो भारत की लूट चल रही है, जो कंपनी के राजस्व में कमी हो रही है, जाके इसे सुधारो, इसे ठीक करो, रेगुलेट करो कंपनी को, कंपनी के शासन को रेगुलेट करो। तो दोस्तों वॉरेन हॉस्टिंग्स भारत में आएगा, क्या लेकर? रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आएगा दोस्तों। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। लक्ष्मीकांत यहां से शुरू करता है। कहां से? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। और अब आपको यह पता चल गया कि एक्चुअल में रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों था। इसलिए आया था वो, किसे रेगुलेट करने के लिए? कंपनी के शासन को रेगुलेट करने के लिए आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। हॉस्टिंग आया और इसने क्या किया? इसने सबसे पहले तो द्वैत शासन खत्म किया, जो डायरकी चल रही थी 1765 से 1772 तक, उसे खत्म किया, और कंपनी को रेगुलेट करने का प्रयास किया। कैसे किया इसे हम लोग कल देखेंगे। तो अब हम कल से जो शुरू करेंगे वो क्या है? वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773। इज इट क्लियर? तो और कौन लेकर आया है? और कौन लेकर आया है? हॉस्टिंग लेकर आया है। क्यों लेकर आया है? क्योंकि दोस्तों इन्होंने सारा मामला ही खराब करके रख दिया दोस्तों। भयंकर अकाल पड़ रहा है देश में, लोग 50 लाख से अधिक लोग मारे जा रहे हैं, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो खत्म हो चुका है, वो कम हो चुका है। तो अब इन पर कंट्रोल किया, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को रेगुलेट किया जाएगा, कि इसे ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा जैसे इन्होंने काम किया है अभी तक दोस्तों। तो अब आपके पास हर सवाल का जवाब है। अब कम से कम आपको 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो रटना नहीं पड़ेगा दोस्तों। समझ में आया बाबू लोग आप लोगों को? ये कारण था इस इतिहास वाले फेज को समझाने का। अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? बताइए। बताओ भैया। अरे सो तो नहीं गए आप लोग दोस्तों? सो तो नहीं गए आप लोग? ये सब लिख लिया ना जो साथ साथ में लिख रहे थे मेरे? ये सब तो जो पॉइंट 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 बस इतना ही लिखना था आप लोगों ने इसमें। बताइए हुआ कि नहीं हुआ जी? तो पहले जहां थोड़ी दिक्कत आ रही थी, बाद में तो फ्लेक्सिबल हो गए होंगे आप लोग। क्यों राजा सलमान? आप तो कंफर्टेबल थे ना लास्ट में? तो सलमान राजा बोल रहा आखिर भारतीय संविधान का विकास कब हुआ? ऐसा बेटा तू
लूसेंट खरीद ले, लूसेंट, वो जाके पढ़। तो ऐसा कह बेटा तू वही पढ़, सलमान राजा तुम वही पढ़ो, तुम लूसेंट ले लो बेटा, 3-4 पन्ने में पूरी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। उसमें कब हुआ, वो पहले पन्ने की तीसरी लाइन पर आ जाएगा, है ना? क्या सलमान बच्चे? अभी नहीं होगा, है ना, अभी नहीं होगा, कल में भी नहीं होगा, परसों होगा। तो इस वीक के एंड में होगा संविधान का निर्माण। तो उसके बीच की जो बातें वो क्लियर हुई कि नहीं, मैं वो पूछ रहा हूं। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दिया करो, है ना? चलिए बच्चे, अच्छी बात है ये दोनों बच्चे। हाँ बच्चे, विजय ठीक है, आदित्य, चलिए बच्चे क्लियर हो गया, तो मामला क्लियर है फिर आप लोगों का। दोस्तों ये है, बस सर थोड़ी लिखावट समझ में नहीं आ रही यार। शुभम पता है क्या है लिखावट का? तो ऐसा बच्चे कि मैंने बहुत कोशिश करी यार, है ना, लेकिन मैं इसको कंपनसेट करता हूं 3-4 बार बोल के। लिखावट वाली मामला जो है ना बच्चे, मैं इसको 3-4 बार बोल के उस चीज को कंप्लीट मतलब करने का प्रयास करता हूं कि आपको कंपनसेट हो जाए वो चीज, राइट? कोशिश करेंगे अगली बार, ठीक है? ये चीज, बाकी 10-11 साल तो हो गए दोस्तों। हाँ बच्चे, भूख लगी संविधान की, लेकिन संविधान समय पे आना चाहिए ना, ऐसे क्या करेंगे अभी आप लोग? अभी 1773 पर आप लोग आए हैं, संविधान कब आया है? 1950 में। तो क्या करें, छोड़ दें फिर? बताओ, आप बताओ दोस्तों। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ये भी जो अब मैंने पढ़ाया है मैं ये भी नहीं पढ़ाता। लिखवा दो सीधा 26 जनवरी 1950 लिखवा दो ऐसा पूरा का पूरा, या पढ़ना है 73, 84 जो एक्ट्स हैं, चार्टर्स हैं, संविधान का निर्माण, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये पढ़ना है या सीधा मैं ले आऊं 50 पे? दोस्तों मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो तुरंत ले आऊंगा उसको, मुझे क्या इशू है? मेरा तो काम हल्का कर देंगे। जो 3 दिन में पढ़ाई होनी है वो आपने 1 दिन में कर ली। तो ये है दोस्तों, कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, परेशान ना हो, पूरी बातें एकदम डिटेल से पढ़ेंगे आप लोग, कहीं शॉर्टकट नहीं होने वाला है, ठीक है दोस्तों? ये है 1773 के आने का कारण। जो कंपनी ने लूट मचाई थी भारत में उसको खत्म करना, जो द्वैत शासन शुरू किया था उसे खत्म करना, और कंपनी के शासन को रेगुलेट करना। और दोस्तों इसीलिए दोस्तों इसका नाम दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये कारण है दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट का। तो अब लक्ष्मीकांत भी आप देखोगे तो आपको कंफर्टेबल लगेगा कि सर वो है क्या रेगुलेटिंग एक्ट, तो वो ये रेगुलेटिंग एक्ट था दोस्तों, ठीक है? इसको दोस्तों हम लोग कल खत्म करेंगे, ठीक है? इसको हम लोग कल खत्म लिखेंगे, ठीक है दोस्तों? और कल फिर मिलते हैं शाम को 5 बजे। तब तक मेरे सभी दोस्तों का दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।